नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, इस्लामाबाद अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की जो शांति वार्ता है उस वार्ता के लिए तैयार है। जी हां, शांति वार्ता के लिए पूरी तरह तैयार कर लिया गया है इस्लामाबाद को। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है और चप्पे चप्पे पर निगरानी है। अमेरिका से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपने दल बल के साथ फिर से पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए हैं, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। लेकिन क्या ईरान इस वार्ता के लिए पाकिस्तान पहुंचेगा, ये बड़ा सवाल अब तक बना हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा है कि अमेरिका ने युद्ध विराम की शुरुआत से ही उसका उल्लंघन किया। अमेरिका ईरान पर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रहा है। ये तब भी जारी है जब उन्हें सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए थी, लेकिन हम अमेरिकियों से सच बोलने की उम्मीद नहीं कर सकते। बगाई ने चेतावनी दी कि ईरान कोई समय सीमा या अल्टीमेटम स्वीकार नहीं करेगा और अगर अमेरिका या इजराइल कोई कदम उठाते हैं तो ईरान ताकतवर जवाब देगा। दरअसल अमेरिका के साथ इस वक्त बढ़ते अविश्वास की वजह हॉर्मुज पर अमेरिकी नाकेबंदी है। ईरान ने कहा है कि अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी सीज फायर के समझौते का उल्लंघन है और अमेरिका की धमकी भरी भाषा से हालात और खराब हो रहे हैं। लेकिन मध्यस्थ पाकिस्तान जो मीडिएटर पाकिस्तान है, किसी भी हाल में इस वार्ता को अंजाम तक लाना चाहता है। इसलिए पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप से फ़ोन पर बात की और उन्हें इस कड़वे सच से अवगत कराया कि अगर हॉर्मुज पर रोक जारी रही तो ईरान के साथ बातचीत आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि वो इस पर सोचेंगे। यानी ट्रंप अब नाकेबंदी को ख़त्म कर सकते हैं, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। आपको बता दूं कि ट्रंप की नाकेबंदी और ईरान की जवाबी कोशिशों के बीच हॉर्मुज करीब 3 दिन से खाली ही पड़ा है। कल ही ईरानी जहाज टोस्का को अमेरिका ने कब्जे में लेने का दावा किया क्योंकि वो नाकेबंदी को तोड़ रहा था। इसे लेकर ईरान ने नाराजगी जताई और इसे समुद्री डकैती करार दिया और कहा कि वो जल्द ही इसका जवाब देंगे। वहीं ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर इसका वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, क्या कुछ लिखा है ज़रा आपके सामने रख रहा हूं। लिखा है कि सेंट्रल कमांड ने जंगी बेड़े यूएसएस स्प्राउंस द्वारा अमेरिकी नाकाबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहे ईरानी झंडा वाले मालवाहक पोत टोस्का पर अपनी मुख्य तोप से गोलीबारी करने का फुटेज जारी किया है। यहाँ पर साफ साफ ट्रंप कह रहे हैं और ट्रंप का ये वीडियो सीधे तौर पर उकसाने वाला था। वो वीडियो ज़रा दिखा सकते हैं हम लोग कि कैसे टोस्का को वहाँ पर कब्जे में किया गया। सुबह से सेंटकॉम का वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। हम लोगों ने भी सुबह सुबह उस वीडियो को दिखाया था। ट्रंप का ये वीडियो सीधे तौर पर उकसाने वाला था, लेकिन अब वार्ता के कारण शायद ट्रंप भी झुक जाएं। इधर अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इस बार एक नहीं बल्कि कई दिनों तक शांति वार्ता चल सकती है। कोशिश ये है कि एक अस्थायी समझौता यानी MOU साइन हो जाए, जिससे सीज फायर आगे बढ़ सके और करीब 60 दिन का समय मिल जाए ताकि बड़ा शांति समझौता तैयार किया जा सके। ये अल जजीरा की रिपोर्ट है। लेकिन ये सब तभी संभव है जब ईरान इसमें हिस्सा ले। इधर पाकिस्तान के साथ अब रूस और चीन भी चाह रहे हैं कि बातचीत शुरू हो जाए। रूस में क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि खाड़ी क्षेत्र की स्थिति फिलहाल नाजुक और अनिश्चित बनी हुई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बातचीत जारी रहनी चाहिए ताकि तनाव और न बढ़े। पेस्कोव के मुताबिक रूस इस वार्ता में फिलहाल मध्यस्थ नहीं है, लेकिन शांतिपूर्ण समाधान और समझौते तक पहुंचने में हर संभव मदद देने को तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि तनाव बढ़ता है तो इसका असर केवल क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होगी। इसलिए बातचीत जारी रहना बेहद ज़रूरी है। जबकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाज़ों की सामान्य आवाजाही बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से फ़ोन पर बातचीत के दौरान ये बात कही है। शी जिनपिंग ने कहा है कि
ये समुद्री मार्ग वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद अहम है, इसीलिए यहाँ जहाज़ों की आवाजाही बाधित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यानी शी जिनपिंग ने पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच तत्काल और व्यापक सीज फायर पर जोर दिया। चीनी राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि क्षेत्रीय विवादों का समाधान राजनीतिक और कूटनीतिक माध्यमों से ही निकाला जाना चाहिए और सभी पक्षों को बातचीत के जरिए आगे बढ़ना चाहिए। तो वार्ता की कोशिशें सभी कर रहे हैं, क्योंकि इस जंग में जो कुछ हुआ है आपने देखा है, और इस जंग ने अब सबकी कमर तोड़ कर रख दी है। खुद अमेरिका को भी नुकसान हुआ है और अब ईरान ने भी माना है कि संकट बढ़ रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने कहा है कि उन्होंने कहा कि देश इस समय ऊर्जा और ईंधन जैसी चीज़ों की कमी का सामना कर रहा है। इन समस्याओं से निपटने के लिए सही योजना और जनता के सहयोग की ज़रूरत है। झूठी जानकारी से हालात नहीं सुधरेंगे, बल्कि लोगों का भरोसा और कमज़ोर होगा। सरकार को अपनी उपलब्धियों के साथ साथ चुनौतियों के बारे में भी लोगों को ईमानदारी से बताना चाहिए। तो साफ है कि ईरान इस संकट काल में भी झूठे दिलासे की जगह जनता को सच बता रहा है, ताकि हर हाल में वो सामना करने के लिए तैयार रहे। लेकिन क्या अमेरिका भी सच का सामना करेगा? बड़ा सवाल है। जंग से बाहर निकलेगा अमेरिका, और ईरान की धमकी से कैसे डर रहे हैं यहाँ डोनाल्ड ट्रंप, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, आइए उनसे आपका पहले परिचय करवाता हूँ और आगे बढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण दिन आज का। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें पुरानी हैं, लेकिन ये तस्वीरें नई हो सकती हैं। इस बीच हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़ गए हैं। अली अदनान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अली अदनान साहब, आपका स्वागत है। हमारे साथ इधर सुनील शुक्ला जी, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, प्रशांत टंडन जी और अमलेंदु उपाध्याय जी भी जुड़े हुए हैं। आप पांचों का स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी स्वागत करता हूँ। अली अदनान साहब, आपके पास सबसे पहले आना चाहता हूँ। सीधा सिंपल बहुत ही आसान सवाल पूछता हूँ आपसे, क्या बातचीत होगी? राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अली अदनान साहब, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, रिकनेक्ट कर लीजिए, रिकनेक्ट कीजिए। आता हूं दोबारा, रिकनेक्ट कीजिए, आपके पास आता हूं। और बहुत आसान सवाल के साथ, मैं जानता हूं कि ये सवाल सुनने में आसान है, लेकिन बहुत कठिन जवाब आज की तारीख में देना है तो। लेकिन प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, यही सवाल लेकर आपके पास भी आता हूं। क्या लगता है आपको, बातचीत होगी? ये हो सकती है, लेकिन जैसा डोनाल्ड ट्रंप दिखा रहे हैं अपने व्यवहार से, और जिस प्रकार से उन्होंने ईरान के जो मालवाहक जहाज है उस पर हमला किया है, ये दिखाता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके दिमाग को पढ़ पाना अब बहुत ज्यादा असंभव होता जा रहा है। वार्ता होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए। जो चीन कह रहा है वो भी बात बिल्कुल सही है, रास्ता खुलना चाहिए। विश्व की जो परिस्थिति है वो सुधरनी चाहिए, पूरी आर्थिक स्थिति विश्व की सुधरनी चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पूरे विश्व के जनमत का बिल्कुल तिरस्कार करते हुए, आज के तारीख में अगर पूरे वर्ल्ड के अंदर, सब देशों के अंदर एक रेफरेंडम हो जाए, तो मेरे ख्याल से पता चल जाएगा डोनाल्ड ट्रंप का एक्सेप्टेबिलिटी बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे है। नेतन्याहू की जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो पूरे लोएस्ट लेवल पे है। और इन देश के शासकों को भी ये समझना चाहिए। सभी देश के कुछ देश के शासक समझ गए हैं, यूरोप के शासक समझ गए हैं कि उनकी जनता डोनाल्ड ट्रंप के और नेतन्याहू के खिलाफ है, इसलिए वहां के नेतृत्व उनके खिलाफ बोल रहे हैं। और भारत के भी, हमारे देश की जनता अगर आज रेफरेंडम करा लिया जाए तो 80% जनता आज के तारीख में ईरान के साथ खड़ी है, डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू के खिलाफ है। अब क्या मजबूरी है, लेकिन मेरे ख्याल से आज के तारीख में शांति होनी चाहिए पूरे विश्व के लिए। वरना अब जिस दिन पोलिंग हो जाएगी राजीव जी, उस दिन हम लोग डिस्कस करेंगे और हम लोग देखेंगे कि हमारे देश के अंदर किस प्रकार की स्थिति होगी, और उसके बाद हमारे देश की गरीब और मध्यम वर्ग की जनता कैसे उसको फेस करेगी। लेकिन शांति होनी चाहिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग को पढ़ पाना मुश्किल है नहीं, असंभव है। जी, मुश्किल ही नहीं, असंभव है। लेकिन इस बीच एक प्लेन देख रहे थे आप, कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि अभी कुशनर और विटकोफ,
ये दोनों जेडी वेंस तो नहीं आए हैं अभी, लेकिन ये दोनों कुशनर और विटकॉफ, जेरेड कुशनर और विटकॉफ दोनों आ गए हैं इस्लामाबाद नूर खान एयरबेस पर। ये प्लेन लैंड करते हुए, अमेरिकी जहाज़ लैंड करते हुए अभी से ठीक थोड़ी देर पहले ये हम लोग ये तस्वीर वहाँ से सीधे इस्लामाबाद की तस्वीर दिखा रहे हैं। और अली अदनान साहब, आपके पास यही सवाल, सीधा सिंपल सवाल, क्या बातचीत होगी? आवाज़ आपकी क्यों नहीं आ रही क्लियर? नहीं, माइक में कुछ गड़बड़ी है मुझे लग रहा है, अगर, क्योंकि अभी तक बहुत शानदार आवाज़ आपकी आती रही है। थोड़ा सा मैं एक काम करता हूँ, इधर से मैं कहता हूँ, अपनी टीम को कहता हूँ आपसे बात करें, थोड़ा सा आपको कनेक्ट करने की कोशिश करें, और तब तक प्रशांत टंडन जी के पास आता हूँ, आपको कनेक्ट करें, क्योंकि आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, इसलिए मैं थोड़ा रोक रहा हूँ। और प्रशांत जी यहाँ पर 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, और घटनाक्रम कैसे तेज़ी से बदलते हुए हम देख रहे हैं। ईरान के जहाज़ पर सीधा हमला करता है अमेरिका, और वो जब ईरान का जहाज़, वो कहा जा रहा है, माना जा रहा है और प्रूफ भी हो गया है, चीन से वो आ रहा था ईरानी जहाज़, और वो अरब सागर से जैसे ही ओमान की खाड़ी की तरफ बढ़ता है, वैसे ही वहाँ, ज़रा अगर स्क्रीन पर ला सकते हैं उस तस्वीर को, तो उससे और क्लियर हो जाएगा कि कहाँ ब्लॉकेज है और कहाँ ये किया जा रहा है। और वहाँ जैसे ये टोस्कू बढ़ता है, वैसे जो ईरानी जहाज़ है वैसे ही उस पर, उसके इंजन में छेद करता है अमेरिका, उस पर कब्ज़ा कर लेता है। बातचीत के समय अगर इस ढंग का व्यवहार ईरान के साथ अमेरिका करेगा तो बातचीत कैसे होगी? और इसीलिए सवाल, ये देखिए, ये थोड़ा सा इसको देखिए ज़रा गौर से, ये जो लाल कलर में दिखाई दे रहा है, वहीं पर यहाँ इन्होंने पूरी लाइन, यानी पूरा का पूरा अरब सागर से ओमान की खाड़ी की तरफ बढ़ने वाले इस रूट पे ओमान की खाड़ी को ही ब्लॉक करके बैठा हुआ है अमेरिका। और ये थोड़ा सा अगर स्क्रीन को थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं तो बढ़ा सकते हैं, और वहाँ पर इसको जहाज़ को इन्होंने रोक लिया। ये देखिए, ये लाल लाल कलर जो है, ये सब, ये पूरा घेरा अमेरिका का बनाया हुआ है, अमेरिकी युद्धपोत हैं, और टोस्का वहीं पे है, ये टोस्का, और जहाँ पे इसको घेरा है। इसके बाद से इन्होंने, सेंटकॉम ने फुटेज जारी किया, डोनाल्ड ट्रंप ने भी फुटेज जारी कर, और जो कहा है वो हम लोग दिखा चुके हैं, बता चुके हैं। ज़रा आपसे समझना चाहता हूँ कि ऐसे समय में जब जहाज़ उतार रहे हो, C-17 मालवाहक विमान एक नहीं 3-3 उतार दिए, सुनने में आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को भी वहाँ बुला रहे हो, तुम सारी चीज़ें कर रहे हो, एक मेज पे बातचीत के लिए तैयार हो रहे हो, और एक नहीं कई दिनों तक ये बातचीत चल सकती है, ये भी उम्मीद लगा रहे हो, लेकिन उसके बाद आप सीधे वहाँ पे हमला कर रहे हो। ये कौन सी बुद्धिमानी है, और क्या इससे बातचीत आगे बढ़ेगी? इमेच्योर आर्म ट्विस्टिंग है। जो देश अपने सुप्रीम लीडर की हत्या के बाद, इतने नुकसान के बाद भी, अगर वो आपके दबाव में नहीं है, तो इस एक जहाज पे हमले से दबाव में कैसे आएगा? इसमें सिर्फ ये होगा कि बातचीत का माहौल बिगड़ेगा, आपसी विश्वास जो है वो कम होगा। लेकिन अभी भी मुझे उम्मीद है कि बातचीत तो होगी राजीव जी, बातचीत होगी, और वो बातचीत का शुरुआती राउंड मेरे ख्याल से पिछली बार की तरह इस बार भी होगा कि पहला राउंड जो है वो पाकिस्तान और अमेरिका का होगा, और इसमें गारंटी पाकिस्तान की है। पाकिस्तान के एयर चीफ, वो कमांडर, वो मिलिट्री के जनरल साहब गए वाशिंगटन, मुनीर, तो वाशिंगटन वो क्या डील करके आए? वाशिंगटन नहीं जा पाए, नहीं गए, नहीं जा पाए, नहीं, वाशिंगटन नहीं गए, वो तेहरान से लौट के चले आए। लेकिन बातचीत इन लोगों की कई राउंड हुई है, और आज भी बात हुई है, आज भी डोनाल्ड ट्रंप और मुनीर की बात हुई है। तो कैसा मीडिएशन है कि अगर आप उसका माहौल ही नहीं बना पा रहे हैं इस्लामाबाद में, तो ये तो मीडिएटर का रोल है। और ये बिल्कुल जैसे कल भी मैंने कहा था कि दो परस्पर विरोधी खेमे अमेरिका में काम कर रहे हैं। एक चाहता है कि बातचीत हो, ये संकट निकले इससे, और दूसरा कि जो नेतन्याहू की लॉबी है, जिस लॉबी के लोग इस्लामाबाद भी आ गए हैं, वो चाहते हैं कि बातचीत ना हो, वॉर चलता रहे। तो सबसे बड़ा जो मुश्किल है वो ये है। लेकिन पाकिस्तानी डेलीगेशन इस्लामाबाद में लैंड कर चुका है, और थोड़ी देर में जब तक हम लोग न्यूज़ पॉइंट अपना ख़त्म करेंगे, हो सकता है कि जेडी वेंस के भी पहुंचने की खबर आ जाए।
तो सुरक्षा कारणों से जो है वो डिस्क्लोज नहीं करते, लेकिन वो भी काफ़ी संभावना है कि वो भी आ रहे हैं। तो अमेरिकी डेलीगेशन इस्लामाबाद में आ चुका है। ईरानी डेलीगेशन भी पिछली बार की तरह अनाउंस नहीं हुआ था, लेकिन वो एक दिन पहले पहुंच गए थे, क्योंकि उनको भी सुरक्षा का प्रॉपर और ये खबर आ रही है, प्रशांत जी, खबर आ रही है जेडी वेंस अराइव्ड इन पाकिस्तान। हाँ, यही मैं कह रहा था कि तब तक हम लोग ये खत्म करेंगे, जेडी वेंस की खबर आ जाएगी। तो जब उपराष्ट्रपति आ गए तो, और अब उपराष्ट्रपति के पीछे पूरा अमेरिका है, सेकंड इन कमांड है अमेरिका के, वो आ गए, तो बातचीत तो देखिए होगी। अब इसमें कि जो परस्पर लॉबीज हैं, डिफरेंट लॉबीज हैं, वो कैसे जेडी वेंस को देखना है कि ये एक माहौल बने, ताकि तब टेबल पे लोग आएंगे। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जरा आगे बढ़ते हैं। और अली अदनान साहब, आवाज आ रही है मेरी? जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर, बहुत शानदार, बहुत शानदार। इसी आवाज की का इंतजार कर रहे थे हम। जी 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 जी, बहुत आपका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। अली अदनान साहब, जरा बताइए कि क्या ये बातचीत इतना आसान है? ये जो सवाल मैं पूछ रहा था। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजीव जी, आपको और सारे पैनल सलाम अर्ज है। कहता है शायर कि उस वक्त इंतजार का आलम न पूछिए जब कोई बार बार कहे आ रहा हूं मैं। तो बहुत शुक्रिया आपका कि बहरहाल आगे हम लोग, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब ये ईरान कहेगा कि आ रहा हूं मैं। ईरान ने ये देख लिया कि ईरान ने सीज फायर इसी शर्त पे कबूल की थी कि अमेरिका जो है अपना ब्लॉकेट वहां से हटाएगा, और साथ ही साथ जो है जो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला था और दोबारा जो बंद किया है, आप बार बार इस बात करते जा रहे हैं कि हम जो है अपना ब्लॉकेट नहीं हटाएंगे, और दूसरी तरफ से जो है आप ये चाह रहे हैं कि ईरान जो है वो बात करने पाकिस्तान पहुंच जाए। मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ये है राजीव जी, आप जरा इस पे गौर करें कि इस वक्त पहली बार भी बात करने के लिए पाकिस्तान जा रहा था अमेरिका, तो ईरान ने भी अपना डिस्क्लोज नहीं किया था कि जाएंगे या नहीं जाएंगे। इस मर्तबा तो बाकायदा साफ ये बात कही जा रही है कि हम नहीं जाएंगे। क्यों? वजह उसकी साफ है कि आपने एक तो अपना ब्लॉकेट नहीं हटाया, दूसरा आप ब्लॉकेट नहीं हटाने के साथ साथ आपकी जबान देखिए कि आप फिर धमकी दे रहे हैं कि अगर ईरान हमारे डील को नहीं मानेगा तो पूरे मुल्क को हम तबाह बर्बाद कर देंगे, जो कि कल उन्होंने ट्रंप ने एक न्यूज वाले एंकर से कहा। तो जो जबान उनकी है और जो उनका अमल है, जमीन आसमान का फर्क है। दुनिया को यह बात मालूम चल है कि इस वक्त अमेरिका में जो एक सुप्रीमेसी डाउन की तरफ जा रही है, डाउनफॉल की तरफ जा रही है। खुद अमेरिका के अंदर आप देखिए तो कभी जेडी वांस आ रहे थे, कभी नहीं आ रहे हैं, कुछ खबर ही नहीं थी कि आना है कि नहीं आना है। लेकिन ईरान की तरफ से मैं आपको क्लियर बताऊं कि जब तक, मेरा ये मानना है कि कम से कम जब तक जो है ब्लॉकेट नहीं हटता है, ईरान से कोई पाकिस्तान नहीं जाएगा। लेकिन चूंकि राजीव जी कल आखिरी दिन है सीज फायर का, कल सीज फायर की मियाद खत्म हो रही है, मैं चाहूंगा कि अपने जो आपके संजीदा दर्शक हैं उनको मैं ये समझा सकूं इस 2-3 मिनट के अंदर कि पिछले इस 10 दिन में, इस 12 दिन में जो सीज फायर था, इसमें ईरान ने क्या हासिल किया। इस 12 दिन में सीज फायर का ईरान को फायदा क्या हुआ, ताकि जब तक हम इसको समझेंगे नहीं, हम ये नहीं समझ पाएंगे कि ईरान सीज फायर करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, या जंग उसके लिए बेहतर है। तो सबसे पहली चीज अगर मैं आपको बताना चाहूं कि इस सीज फायर के दौरान, मैं अभी जंग के फायदे नहीं गिरा रहा हूं राजीव जी की, 40 दिन जो ईरान ने जंग लड़ी है उसकी बात अभी अलग है। खुद इस 12 दिन के सीज फायर में ईरान ने दुनिया को दिखा दिया कि जंग में कामयाबी के बावजूद और अमेरिका से मुसलसल धोखा मिलने के बावजूद वो इंसानियत की वजह से गुफ्तगू करने को तैयार है। उसे नहीं पड़ी थी, लेकिन यह फायदा अमेरिका को नहीं है। दूसरा, ईरान ने यह बताया कि अमेरिका की तैयारी, अमेरिका की संजीदगी, अमेरिका की नेगोशिएशन स्ट्रेटेजी, ये सब कितनी कमजोर है कि आप एक तरफ आते हैं बात करने के लिए, पहले कहते हैं कि हम जो है ईरान के 10 शर्तों को कबूल कर रहे हैं, उसके बाद कहते हैं कि नहीं, लबनान तो शामिल नहीं था। फिर उसके बाद तीसरा फायदा कि ईरान ने खुद इस सीज फायर के दौरान अपना पाकिस्तान से राब्ता, पाकिस्तानी हुकूमत से राब्ता, पाकिस्तानी अवाम से राब्ता मोहकम और मजबूत किया है। इसी के साथ साथ आप देखिए कि ईरानियों को अपने ही मुल्क में, यानी इस सीज फायर के दौरान ईरानियों को अपने मुल्क में रहकर रेस्ट करने की,
रिपेयर करने की और रीस्टॉक करने की ताकत मिली, फायदा मिला, जबकि ये फायदा अमेरिका को नहीं मिला क्योंकि अमेरिका का मुल्क उनसे 10,000 किलोमीटर दूर है। उसके साथ साथ आप देखें ये फायदा मिला कि ईरान ने अमेरिका की जो ट्रेनिंग है, जो तरबियत है, उसको जो है बिल्कुल पानी पानी कर दिया, उस तरह से कि उसने अमेरिका को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये बहुत सारे ऐसे फायदे हैं जो हमें लगता है कि ईरान ने इस 20 दिन में हासिल किया। खासकर एक फायदा मैं दिखाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा आप लोगों को, दर्शकों को, कि इस दौरान ईरान को यह फायदा हुआ कि जब जंग का माहौल होता है राजीव जी, तो पब्लिक जमीन पर खड़ी रहे, यह समझ में आता है। लेकिन जब जंग का माहौल खत्म हो चुका था, सिर हो चुका था, तो आवाम को अपने घर चले जाना चाहिए था। लेकिन यहां पर आवाम घर नहीं जाती है, बल्कि सड़कों पर खड़ी रहती है, और यह साबित करती है कि हम जंग के बावजूद भी, जंग नहीं है, सीज फायर है, तो हम मैदान में खड़े हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस वक्त ईरान के अंदर की जो सूरत हाल है, जो ईरान की आवाम का मूड है, आप यकीन नहीं राजीव जी, ये बात शायद कही गई हो कि जब इराकची साहब ने ट्वीट किया कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ तौर पर रात को आवाम के दरमियान एक गुस्सा, आक्रोश, एक वो रहता है कि आपने सिर्फ आकर ये कह दिया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल रहे हैं, आपने कोई शराइत बयान नहीं की, आपने मुकम्मल को नहीं खोला। जब आकर फॉरेन मिनिस्ट्री ने और यूनियन मुकम्मल बातें, तब जाके आवाम जो है ठंडी पड़ी है। तो इस वक्त ईरानी आवाम का मूड, ईरानी जवान का मूड, IRGC का मूड सीज फायर के हक में नहीं है, मगर ये कि अमेरिका जो है वो थोड़ा पीछे हटे, अमेरिका अपनी जो है ब्लॉकेट को हटाए और आकर जो है अपने वादे पर खरा उतरे। जब तक अमेरिका वादे पर खरा नहीं उतरेगा, मैं बहुत ही इत्मीनान से आपके इस मोतबर चैनल पर यह कहना चाहूंगा कि ईरान इस टाइम पाकिस्तान नहीं जाएगा। वो तमाम तर बातों का सम्मान करेगा, लेकिन जाएगा नहीं। जी जी। इस बीच ये जो तस्वीरें देख रहे हैं हम दोनों के बीच की तस्वीरें, ये तस्वीर ईरान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी जो गए हुए थे वहां भी, तेहरान भी गए थे, माफी चाहूंगा, ईरान नहीं, पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी, और अभी हालिया ईरान की यात्रा पर भी गए थे, उनके साथ अपने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ बातचीत के लिए वो आए हैं मिलने इस्लामाबाद में, ईरानी राजदूत से मिलने, जो वहाँ पे हैं ईरान के राजदूत डॉक्टर रज़ा अमीरी मोगदम, उनसे मिलने आए। और इस बातचीत के लिए सेकेंड राउंड बातचीत के लिए क्या तैयारियां हैं, ये और इनके ज़रिए वहाँ ईरान में जो टॉप लीडर्स हैं वहाँ तक पैगाम पहुँचाने के लिए ये बातचीत आज हुई है। ये मुलाकात, अभी से थोड़ी देर पहले मुलाकात, और उस मुलाकात की तस्वीरें आप तक हम पहुँचा रहे हैं, सीधी तस्वीरें। एक तो ये, दूसरी बात कि आज C-17 जो विमान है अमेरिका का, मालवाहक विमान जिसको बोलते हैं, जिसमें सामान की ढुलाई होती है, वो C-17 एक और आया, यानी चौथा C-17 विमान अमेरिका का, वो भी उतर गया है आज इस्लामाबाद में। और ये भी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि हो गई है कि JD वैंस जो हैं वो कुशनर और विटकॉफ के साथ आ चुके हैं इस्लामाबाद, नूर खान एयरबेस पर लैंड किए हैं। ये सारी बातें बता रही हैं कि अमेरिका की तरफ से पूरी तैयारी है। एक बात यहाँ पे और भी है अली अदनान साहब, एक बात यहाँ और भी है, वो ये है कि इस बातचीत को अमेरिका ये कह रहा है कि ये इस ढंग से नहीं कि 21 घंटे हम बात किए और फिर झोला उठाए निकल लिए, बातचीत कुछ नहीं, बेनतीजा। यहाँ पर झोला भी रखेंगे, सामान भी रखेंगे, क्योंकि 4 जहाज़ लेके आए हैं और बैठे रहेंगे तब तक जब तक कि बातचीत ना हो। इसलिए इस्लामाबाद को 10 दिनों के लिए बिल्कुल कर्फ्यू की तरह, यहाँ पर छावनी की तरह बना दिया गया है, कर्फ्यू लगा दिया गया है इस्लामाबाद में 10 दिनों तक के लिए। तो यहाँ पर ज़रा मैं ईरान का पक्ष जानना चाहता हूँ कि क्या यहाँ जब इतनी तैयारियां अमेरिका कर रहा है और दूसरी तरफ से वो ईरान को धमका भी रहा है, ईरान भी कह रहा है कि जब तक हमारी बात, ये बात अभी आपने भी बताई, ये जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम आगे नहीं जाएंगे, लेकिन ये प्रेशर कितना है ईरान के पास, मुझे ज़रा ये बताइए प्रेशर की बात। और दूसरी चीज़, क्या ईरानी आवाम, वहाँ की जनता, उसके ऊपर भी कोई प्रेशर है? और यहाँ पर एक बात और भी कि हॉर्मुज़ को लेकर जो कुछ हो रहा है, इसमें
खासकर ईरान के जहाज़ को जब इन्होंने कैप्चर कर लिया, समुद्री डकैती कह रहा है ईरान की, समुद्री डकैती किया है इन्होंने, रोबरी हुई है, सी रोबरी। तो इन सब के बीच ईरान अब किस ढंग से और कितना यहाँ पर वहाँ इस्लामाबाद तक जाने के लिए अपने आप को मुफीद समझता है? मेरे ख्याल से राजीव जी, अगर आपने ना पिछले 2 दिन की खबरों को फॉलो किया हो और मेरे दोस्तों से आपने बात सुनी हो, तो आप ये बहुत ही, मैं इत्मीनान से कह रहा हूं इस टाइम, पूरे यकीन से, कि इस वक्त ईरानी हुकूमत के ऊपर ईरानी अवाम का बहुत प्रेशर है। क्योंकि ईरानी अवाम ये चाहती है कि ये जो सीज फायर वाला जो एक ढोंग रचा गया है अमेरिका की तरफ से, इसकी जाल में कहीं हम फंस न जाएं, और उसके शवाहिद मौजूद हैं। इसीलिए जब जब ईरानी हुकूमत की तरफ से, चाहे वो इराक़ची साहब हो या वो प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, कोई बयान आता है तो आवाम के दरमियान ये पूरी रात गुफ्तगू होती है, पूरी रात बातें होती हैं, लोग परेशान होते हैं, लोग सोचते हैं कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि इस सीज फायर के चक्कर में हम जो अपनी हुकूक का मुतालबा, जो हमारी जीती हुई जंग है, कहीं पीछे न हट जाएं। तो ईरानी अवाम का एक बहुत प्रेशर इस बात पर है कि अब जबकि सीज फायर का लगातार उल्लंघन किया है अमेरिका ने, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, चाहे वो ब्लॉकेड आप देख लीजिए या ईरानी नेवी, ईरानी उस शिप पर हमला देख लीजिए, तो चूंकि बार बार ईरान के ऊपर इस सीज फायर का उल्लंघन अमेरिका ने किया है, ईरानी अवाम का एक प्रेशर है। लेकिन मैं एक दूसरी बात भी कहना चाहूंगा राजीव जी, कि हम लोगों को यह भी सोचने की जरूरत है और ये स्ट्रेटेजी देखते हैं कि इस वक्त अमेरिका कितना सीरियस है सीज फायर या गुफ्तगू के लिए। मेरा ये मानना है, हमें ऐसा लग रहा है कि जो है ये गुफ्तगू करना या जंग बंदी नहीं, बल्कि वो चाहता है कि जंग कैसे शुरू हो, और वो जंग जो है ईरान की तरफ से शुरू हो। यानी ईरान कोई ऐसी गलती करे कि ईरान जो है जंग को शुरू करने वाला और सीज फायर तोड़ने वाला हो। उसकी सबसे पहली वजह यह है कि ज़ायोनिस्ट लॉबी की, सहयूनी लॉबी की जो है वो अभी भी अमेरिका उसके कंट्रोल में है। यानी हत्ता के इस्राइल के कहने पर इस वक्त अमेरिकन लॉबी चल रही है। इस वक्त अगर जेडी वांस आए, आपने देखा होगा बाकायदा दिया, मैं गुफ्तगू कर रहा था पहली बार पाकिस्तान में, तो बाकायदा जेडी वांस जो है वो इस्राइल फोन करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको अपडेट देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये दूसरी वाली गुफ्तगू भी इस्राइल के कहने पर हो रही है। और दूसरी बात, इस वक्त अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि जंग शुरू हो ताकि वो अपने आने पर ये कहना है मुकाबला है कि ईरान को घेर के बुलाना चाहिए इस पर, ताकि वो बात का ढोंग रच के ईरान को घेर सके। लेकिन ईरान की आवाम का प्रेशर ये है कि ईरान की हुकूमत अब जो है वो अमेरिका के चंगुल में ना फंसने पाए और उनसे बात करके कहीं ऐसा ना हो कि हम फिर अपना नुकसान कर सकें। जी 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 बिल्कुल। जरा आगे बढ़ते, थोड़ा सा एक कमेंट लेना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी आपसे। सुनील शुक्ला जी, ये पूरे घटनाक्रम में अब जबकि वहाँ इस्लामाबाद में बातचीत के लिए तैयारियां चल रही हैं और ईरान में और ख़ासकर होर्मुज पे जो घटना घटी है उसको लेकर अगर उसको देखा जाए तो ओवरऑल आप इसको कैसे देखते हैं? एक तरफ बातचीत यानी शांति के लिए हाथ बढ़ाना, दूसरी तरफ आप गोलियां चला रहे हैं, और ये कहाँ तक जायज़ है? और दूसरी बात, क्या इससे बातचीत जो है वो सही दिशा में जाते हुए दिखेगी आगे? क्योंकि अभी तो आप बातचीत के मेज पे आए भी नहीं हैं। फर्स्ट राउंड की बात के बाद जो बात बिगड़ गई थी उसके बाद तो आप, और जबकि कल आखिरी दिन है, 21 तारीख लास्ट, 22 तारीख से फिर सीज फायर को आगे बढ़ाने की बात हो या नहीं तो यहाँ से फिर जंग की बात होगी। सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद राजीव जी। प्रश्न यह है कि क्या अमेरिका समान स्तर पर उतर के ईरान से सबसे बातचीत करना चाहता है? प्रश्न यह है कि क्या अमेरिका वह पूरी आजादी ईरान को देना चाहता है जब जिस बात के लिए आप समझौते करते हैं या वार्ताएं करते हैं? नहीं करना चाहता हो। ईरान को, ईरान के साथ अपने को एक युद्ध जीते हुए नायक के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करना चाहता है और शांति वार्ता भी चाहता है। जो उस ईरान के शिप को पकड़ने का जो सवाल है, यह केवल एक दबाव में लेने की कोशिश है कि ईरान अमेरिका के शर्तों पे समझौता करे। यह ईरान के लोगों को और अपने अमेरिका के लोगों को दिखाने की कोशिश है कि मेरी जो ताकत है वहां मौजूद है। वह दबाव में ला करके, ईरान को दबाव में ला करके बातचीत को आगे बढ़ाने का प्रयास है। क्यों?
कि अमेरिका ये कभी नहीं चाहेगा कि ईरान और यूएस दोनों समान स्तर पर बैठ के बात करें। यह ट्रंप का और ट्रंप प्रशासन का यह संदेश हमेशा बना रहेगा, लेकिन ईरान इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। एक पराजित सेना या एक पराजित देश के रूप में वह स्थापित हो, यह वो कभी स्वीकार नहीं कर सकता। वो चाहता है, अमेरिका और ईरान दोनों चाहते हैं कि शांति वार्ता हो, युद्ध का समापन हो और एक इसका समाधान निकल जाए। और मेरा अपना मानना यह है कि ईरान, हो सकता है कि अगर ये अमेरिकी उपराष्ट्रपति वहां पहुंच रहे हैं तो ईरान का भी डेलीगेशन आएगा, लेकिन यह संदेश देते हुए नहीं आएगा कि हम आपकी शर्तों पर समझौता करेंगे। वो ये कहेगा कि आपकी जितनी शर्तें हैं वह मुझे स्वीकार्य नहीं है। आपसे वार्ता को तोड़ने का आरोप अपने ऊपर नहीं लगाओ, जो वार्ता में शामिल ही नहीं हो रहा है। वह यह लगातार कहता रहेगा कि हमको अमेरिका की शर्तें स्वीकार नहीं है। नंबर 1, होर्मुज मेरा है और उस होर्मुज पर उसका नियंत्रण है। होर्मुज के भीतर, होर्मुज के आसपास किसी तरह की नाकेबंदी उसको स्वीकार नहीं है। ईरान यह कहता रहेगा और यह कहना उसका जायज है। दूसरी चीज कि ईरान यह कभी स्वीकार नहीं करेगा कि वह जितना उसका न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है वह अमेरिका को सौंप दे। ईरान यह लगातार कहता रहा है, अपनी बात पे कायम है। हर मोर्चे पर, हर मौके पर उसने कहा है कि यूरेनियम संवर्धन हमारे देश की संप्रभुता से जुड़ी हुई एक प्रक्रिया है। हम उस प्रक्रिया को नहीं बंद कर सकते। हम ईरान किसी भी तरह से परमाणु बम नहीं बनाना चाहता, लेकिन अपने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम संवर्धन की प्रक्रिया हम रोक देंगे, ये नहीं संभव है। और जितना मेरे पास यूरेनियम है हम उसको देने वाले नहीं, ये अमेरिका उसको ले भी नहीं पाएगा जी। दूसरी, हाँ, ये जरूर है कि वह इस बात को स्वीकार करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज के मौजूदगी में, उनके पर्यवेक्षण में उसके परमाणु के संबंधी कार्यक्रम चलते रहे। ये आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर लीजिए। और ये इस बात को 2015 में स्वीकार कर चुका है। उस प्रक्रिया को तोड़ने वाला तो ये ट्रंप है, उसने कभी नहीं मना किया। ईरान लगातार इस बात को कहता रहा है कि वह परमाणु बम नहीं बनाना चाहता, लेकिन ईरान इस मुद्दे को नहीं छोड़ सकता कि केवल ईरान और यूएस के बीच में ही शांति वार्ता नहीं होनी चाहिए। वह क्षेत्रीय सुरक्षा की बात कर रहा है। क्षेत्रीय सुरक्षा में वो ये भी कह रहा है कि लेबनान में भी शांति हो, वो ये भी कह रहा है कि गाजा में भी शांति हो, वो ये भी कह रहा है कि हूतियों पर भी हमले न किए जाएं, और वो ये भी कह रहा है कि ईरान के ऊपर कभी हमले न हो। इस बात का आश्वासन चाहिए यूएस से और यूएस के सहयोगियों के साथ। इसलिए वह ईरान की जो अपनी 3 शर्तें हैं, उन तीनों शर्तों के साथ वो वार्ता करेगा। वह एक कभी नहीं कहेगा हम किसी वार्ता पर नहीं आएंगे। दुनिया को और अपने नागरिकों को भी वो बताएगा कि हम वार्ता तो करना चाहते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर, और हमारी ये शर्तें हैं, कोई गोपनीय शर्त नहीं है वो। लेकिन अगर अमेरिका ये चाहता है कि हम होर्मुज की नाकेबंदी भी किए रखें और वार्ता भी सफल हो जाए, ये संभव नहीं है। मेरा अपना मानना यह है कि ईरान और अमेरिका के बीच में यह वार्ता एक दो वार्ताओं में पूरी होने वाली नहीं है। दोनों के दोनों पक्ष एक दूसरे के सब्र की परीक्षा ले रहे हैं। कौन कितनी देर तक इंतजार कर सकता है। ईरान किसी कीमत पर अपनी जो उसके अस्मिता है उसके साथ समझौता नहीं करेगा, क्योंकि ईरान की यही जो राष्ट्रीय अस्मिता है उसके बिना है वहां का पूरा तंत्र इस युद्ध में लगा हुआ है। वहां के नागरिकों में कोई विरोध नहीं है, किसी तरह की नाराजगी नहीं है। तमाम तरह की दुश्वारियां हैं, तमाम तरह के नुकसान है। ईरान का जो जीवन है वो सामान्य नहीं रह गया, बहुत कठिन है। लेकिन वहां का नागरिक अपने सरकार के साथ खड़ा है। जिस तरह के विद्रोह, जिस तरह की नाराजगियां, जिस तरह की सरकार के खिलाफ असंतोष, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन आपको अमेरिका में दिखाई पड़ रहे हैं, वो ईरान में नहीं दिख रहा है। जबकि इसके पहले खूब प्रदर्शन होते रहे, खूब इस सरकार के खिलाफ लोगों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की। लेकिन इस युद्ध के शुरू होने के बाद और तमाम समस्याओं के बावजूद भी लोग अपनी सरकार के साथ हैं। अपनी सरकार, अपनी जनता को ईरान की वर्तमान हुकूमत, खासतौर से जो IRGS के लोग हैं, वह एक झुक करके समझौता करने वाले की स्थिति में कभी नहीं जाएंगे। लेकिन ईरान ये भी नहीं चाहेगा कि उसकी तरफ से यह संदेश जाए कि वह युद्ध को बढ़ाते रहना चाहता है, वह युद्ध खत्म नहीं होने देना चाहता। जी,
इसलिए नहीं देगा वो कि आज जो उसको सहानुभूति मिली हुई है, मिल रही है पूरी दुनिया से, पूरी दुनिया के लोग जो इजराइल से नाराज हो रहे हैं, अमेरिका से नाराज हो रहे हैं, वह केवल इसलिए ईरान के साथ खड़े हो रहे हैं कि वह ईरान को एक थोपा हुआ युद्ध लड़ने का एक देश के रूप में चिन्हित कर रहा है। युद्ध को बनाए रखने, युद्ध में लगातार बने रहने, युद्ध को बरकरार रखने के देश के रूप में ईरान की पहचान आज नहीं है, और अपनी इस पहचान को ईरान नहीं खत्म होने देगा। लेकिन एक थोपे हुए युद्ध को पूरी वीरता के साथ और ताकत के साथ लड़ते हुए देश के रूप में ईरान अपनी पहचान बना के रखेगा। अगर अमेरिका इस युद्ध को समाप्त करना चाहता है, जो कि वो चाहता है, उनको उन्हीं उस शर्तों पे आना पड़ेगा जो ईरान अपनी तरफ से रख रहा है। इसलिए आना पड़ेगा कि जो बातें ईरान कह रहा है उसको आप खारिज नहीं कर सकते। आप यूरेनियम संवर्धन को रोकने के लिए या उसका स्टॉक पाइप को लेने वाले कौन होते हैं भाई? क्यों लेंगे आप? क्या इस तरह का कोई भी तथ्य यूएस के पास है कि अमेरिका ईरान परमाणु बम बना रहा है? अभी इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी के जो चेयरमैन हैं, उनका एक इंटरव्यू में पढ़ रहा था, उन्होंने भी इस बात को कहा है कि ईरान के एटॉमिक गतिविधियों की पूरी तरह से निगरानी की जानी चाहिए। लेकिन उन्होंने ये कहा कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि ईरान ने परमाणु बम बनाया हुआ है। उनका यह भी कहना है कि ईरान के दावों को हम स्वीकार नहीं कर सकते, उसके ऊपर निगरानी रखने की आवश्यकता है। लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि ईरान ने परमाणु बम बना लिए हैं या परमाणु बम की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। ईरान ने परमाणु संवर्धन को की प्रक्रिया को अपने संप्रभुता के साथ जोड़ करके अपनी बात कर रहा है, जो अन्य देश भी कह रहे हैं। तो वह क्यों अमेरिकी शर्तों को स्वीकार करेगा? और क्यों स्वीकार लेना चाहिए? शांति की बहाली होनी चाहिए, युद्ध समाप्त होना चाहिए, लेकिन किन शर्तों पर? क्या केवल इन शर्तों पर कि जो अमेरिका कर रहा है उसको मान लिया जाए? अमेरिका को क्षेत्रीय सुरक्षा का आश्वासन देना पड़ेगा। वो केवल ईरान से बात करके अपनी बात को पूरी नहीं कर सकते। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक बार फिर से अली अदनान जी आपके पास आना चाहता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। और इसमें लेबनान का पार्ट जो है वो कितना अहम हो जाता है आज की तारीख में, जब अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के लिए उधर मंच को तैयार किया जा रहा है, और पाकिस्तान अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि इसमें बातचीत हो। लेकिन ये बताइए कि क्या यहाँ पर भरोसा है पाकिस्तान के ऊपर ईरान को? जी राजीव जी, हमने शुरू में ही ये बात आपसे बयान फरमाई कि ईरान को पाकिस्तान पर भरोसा है, इसमें दो राय नहीं है। और इसीलिए पाकिस्तान पर भरोसे की ही वजह से ईरान पाकिस्तान गया भी, और पाकिस्तानी नेताओं को, खासकर आसिफ मुनीर साहब को ईरान ने अपने यहाँ बुलाया भी। तो उसके भरोसे में कोई मसला नहीं है। ईरान को पाकिस्तान, ये सवाल ही नहीं है ईरान को पाकिस्तान पर भरोसा है कि नहीं है। सवाल ये है कि जो नेगोशिएशन करना चाह रहा है अमेरिका, ईरान को उस पर कितना भरोसा है। इसका थोड़ा सा मैं जवाब देकर फिर वो वाला जो लेबनान वाला सवाल उस पर आऊंगा कि असल में मामला हम लोग इस बात को समझें कि ईरान से अमेरिका ना तेल चाहता है, ना जो है उससे यूरेनियम चाहता है, ना और कोई फायदा, ना उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से कोई मतलब है। असल चीज जो है जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहूंगा कि वो एक सोच है कि जिस सोच को अब तक पिछले 7 प्रेसिडेंट या जो भी अब तक अमेरिका के गुजरे हैं प्रेसिडेंट, उन्होंने छुपा कर रखी थी, बयान नहीं की थी। ट्रंप ने बेवकूफी की और उसको बयान कर दी, जिसकी तरफ रहबर शहीद जो दूसरे वाले जो उनको शहीद कर दिया, उन्होंने भी बयान किया था। वो क्या सोच है, वो क्या चीज है कि जो ईरान के सामने अमेरिका को खड़े किए हुए है, वो है अनकंडीशनल सरेंडर। ईरान से अमेरिका जो है वो सरेंडर चाहता है। किस किस्म का अनकंडीशनल? आज मैं सवाल करता हूं, चलिए फर्ज ये करते हैं कि ईरान जो है वो यूरेनियम इन्वेस्टमेंट अमेरिका को वापस कर देगा, दे देगा, नहीं बनाएगा, तो उसके बाद क्या अमेरिका की दुश्मनी ईरान से खत्म हो जाएगी? नहीं। फिर उसके बाद वो अगला मरहले पर तेल की तरफ आएगा। जितना ईरान अमेरिका की बात को मानता जाएगा, सिर्फ ईरान नहीं, दुनिया में हर वो मुल्क कि जो अपने अंदर अपना स्वाभिमान रखता है, जितना वो अमेरिका की बात मानता जाएगा, अमेरिका उस पर उतना चढ़ता जाएगा। मैंने आपके शो पर इमाम खुमैनी का वो कॉल नकल किया था, वो मजाक नहीं, बहुत ही सीरियस कॉल है कि अमेरिका उस कुत्ते की तरह है कि अगर आप उससे डरेंगे, पीछे हटेंगे तो हमला करना चाहेगा, लेकिन जब आप खड़े हो जाएंगे तो वो खुद भागेगा। इस वक्त सारा मामला ये कि ईरान ने समझ लिया 47 साल में
हमने नेगोशिएशन मुकम्मल तौर पर निभाई। 47 साल में हमने स्टेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ निगाह भी नहीं की। 47 साल में हमने तमाम तर शर्तों को आकर पहले खुद इजरा किया, लेकिन उसके बदले में क्या मिला? उसके बदले में हमलों पर हमला, सैंक्शंस, पाबंदियां, आखिरकार नतीजा यहां तक पहुंच गया कि ईरान के सबसे टॉप के इंसान को, रहबर को आपने शहीद कर दिया। तो अब ईरान ये समझ चुका है, लिहाजा ईरान जो है वो बिल्कुल भी सरेंडर होने की सूरत में नहीं है। जहां तक बात है लबनान की राजीव जी, तो ये आपको जरूर पता होगा, ईरान के कॉन्स्टिट्यूशन में है, ईरान के कानून में है, जब भी वो किसी मुल्क की तरफ निगाह करता है तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हम दुनिया में, ना सिर्फ ये कि मिडिल ईस्ट में या किसी और दूसरे पड़ोसी मुल्क में, उसका आईन ये कहता है कि दुनिया में जहां जहां भी ऑपरेसर हैं उनके खिलाफ हैं हम, और जो ऑपरेस्ट, जो दबाए जाते हैं, आवाज आपकी चली गई जी मेरी जी 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 अपनी जी जी तो वो जो है लबनान को नहीं छोड़ेगा। और सिर्फ उसने, इसीलिए आप लोग गौर करें तो उसने लबनान को अलग से मेंशन जरूर किया है। जुमला यही था कि एक्सेस ऑफ रेसिस्टेंस को हम नहीं छोड़ेंगे, इस पूरे इलाके में जंगबंदी होनी चाहिए, ना सिर्फ लबनान। तो ईरान अभी भी अपनी शर्तों पर कायम रहेगा, और अनुमान है कि अगर इस बीच कहीं भी कोई तसावरी होती है, कोई कमी कास्ती होती है, तो उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। इसकी तरफ इशारा रहबर ने किया है। जी 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 बने रहिए अली अदनान साहब आप हमारे साथ। जरा अमलेंदु जी आपके पास आना चाहता हूं। अमलेंदु जी, कैसे देखते हैं आप ये बातचीत होगी? अनम्यूट कीजिए अमलेंदु जी। जी राजीव जी, अभी तक तो बातचीत पटरी पर आती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है, चूंकि अब जेडी वेंस साहब आ गए हैं। तो इसका मतलब ये है राजीव जी कि ट्रंप साहब ने पहले ही कह दिया कि वार्ता फेल होती है तो मैं जेडी वेंस के ऊपर डालूंगा। तो ट्रंप साहब ने वार्ता को फेल कराने के लिए वेंस साहब को भेज दिया। अब आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, ट्रंप साहब के कहे मुताबिक आप इसको लीजिए, किसी और के मुताबिक मत लीजिए इसको। तो हो सकता है कि वार्ता विफल कराने के लिए वेंस साहब को भेज दिया हो। चूंकि राजीव जी, अगर ट्रंप साहब की वार्ता की इच्छा होती तो कल जो हरकत की गई है वो हरकत ना की जाती। भाई ईरान के जहाज को जिस तरीके से अपहरण किया गया उसका, तो वो हरकत ना की जाती, लेकिन वो हरकत हुई है। तो इसका मतलब ये है कि ट्रंप साहब नहीं चाहते हैं कि अभी कोई बातचीत हो। तो ये भी हो सकता है। तो लेकिन जो ईरान की शर्तें राजीव जी, और ईरान की तरफ से स्पष्ट आ गया है कि भाई जब तक ये नाकेबंदी खत्म नहीं होगी हम वार्ता में शामिल नहीं होंगे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ईरान भी वार्ता से भाग रहा है, भाग नहीं रहा है। बात यह कि वार्ता अगर होगी तो बराबरी की टेबल पर होनी चाहिए, और जो शर्तें पहले तय हुई थी उन शर्तों को माना जाना चाहिए। सीज फायर की जो शर्तें थी, अगर उस सीज फायर की शर्तों का कोई भी उल्लंघन कर रहा है तो आगे फिर वार्ता का मतलब क्या है? आगे अगर बातचीत होगी भी और उसमें भी अगर कुछ शर्तें तय हो जाती हैं, इसका मतलब वो शर्तें फिर तोड़ी जाएंगी। यही है, क्योंकि अगर आपने 15 दिन के सीज फायर किया और आपने अगर वो शर्तें नहीं मानी और आपने उनका उल्लंघन किया है, तो इसकी क्या गारंटी है कि आगे भी आप इसका उल्लंघन नहीं करेंगे? तो ये राजीव जी यहाँ आकर एक पेच फंसा हुआ है। मुझे लगता यही है कि ट्रंप साहब अभी इस वार्ता को फेल कराएंगे भले ही, लेकिन बात यही होगी कि टाइम बढ़ेगा, वार्ता फेल होगी। मुझको ऐसा लगता है राजीव जी की जो रणनीति नजर आ रही है ट्रंप साहब की, वो यही है कि वार्ता फेल हो और सीज फायर का टाइम बढ़े। कुल मिलाकर इस पर काम करते हुए ट्रंप साहब नजर आ रहे हैं राजीव जी। वार्ता फेल और सीज फायर का, लेकिन इस बीच अभी जो विमान आप देख रहे थे, प्लेन देख रहे थे, वो जेडी वेंस, कुशनर और विटकॉफ यहाँ आए हुए। जरा अली अदनान साहब आपके पास आता हूँ, फिर प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास। अली अदनान साहब, ज़रा ये बताइए कि ईरान में पिछले 2 दिनों में क्या कुछ रहा, कैसी हलचल रही, और ख़ासकर सुबह सुबह जब खबर ये मिली कि अमेरिका ने ईरान के जहाज़ को, टॉस्को को अपने कब्ज़े में ले लिया है, इसके बाद ईरान की क्या प्रतिक्रिया, ईरान के लोगों की, ईरानी सेना की क्या प्रतिक्रिया रही? जी, बस मैं इसमें राजीव जी अमलेंदु साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए एक बात बस ऐड ये करना चाहूँगा। मुझे एक और चीज़ की जो अंदेशा है, क्योंकि अनकरीब ट्रंप साहब को चाइना भी जाना है, तकरीबन 12 मई के आसपास की डेट है। तो ऐसा महसूस ये होता है कि वो ये चाहते हैं कि जब चाइना पहुंचे तो वो खाली हाथ ना पहुंचे, भरे हुए हाथ से पहुंचे। और भरे हुए हाथ का मतलब ये है कि वो चाहते ही हैं कि इस जंग से वो कुछ लेकर निकलें। मेरा मानना अभी तक ये नहीं है कि अमेरिका सीज फायर चाहता है।
मेरा मानना यह है कि अमेरिका सीज फायर नहीं बल्कि वो इस जंग से हारा हुआ नहीं, जीता हुआ निकलना चाहता है। वो चाहता है कि दुनिया पर बोलो, मसलन दुनिया ये समझ रही हो, लेकिन कहने के लिए अमेरिका ये चाहता है कि जब ये इस जंग से निकले तो उसको फायदा नजर आए, चाहे वो, ताकि वो जाकर चाइना पर कह सके कि भाई देखो मैं तुमसे बात करने आया हूं, अभी भी मैं अपर हैंड हूं। इस तरह की सोच मुझे लगती है। और दूसरा ये कि जो आपने सवाल किया कि पिछले 2 दिन में राजीव जी, अगर ये अवाम, चूंकि रहबर मुअज्जम जो अभी मुश्तबा खामनई साहब हैं, उन्हें इस बात का कहीं ना कहीं अंदेशा था कि जब पहली बार हमारा डेलीगेशन पाकिस्तान जा रहा है अपनी 10 शर्तों के साथ, तो इस बात का कहीं ना कहीं मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उनको इस बात का इम्कान या खबर रही होगी, कहीं ऐसा ना हो कि इन 10 शर्तों में कोई शर्तें कम हो जाएं, या मसलन हमारा डेलीगेशन कहीं पीछे ना हट जाए, या मिसाल के तौर पर कोई ऊंच नीच ना हो जाए। तो इसीलिए उन्होंने सीज फायर के 5 घंटे के बाद जब अपना बयान जारी किया तो उसमें साफ ये कहा कि वलो ये कि डेलीगेशन नेगोशिएशन के लिए पाकिस्तान गया है, मैं अपनी आवाम से ये कहता हूं कि वो सड़कों पर बनी रहे। क्यों? अगर आप सड़कों पर रहेंगे तो आपके सड़कों पर रहने का असर पाकिस्तान में डेलीगेशन पर पड़ेगा। ये बयान बताता है कि पाकिस्तान, ईरानी हुकूमत के ऊपर ईरानी अवाम का एक असर है। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि बाकायदा मैंने हजारों ऐसे बैनर देखे इस दौरान, सड़कों पर औरतों ने, बच्चों ने उठा रखे थे। उनका ये जुमला था कि हमें जंग से डर नहीं है, आओ हमसे जंग कर लो, क्योंकि जंग में दुश्मन सामने होता है, हमें नेगोशिएशन से डर है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 बार का तजुर्बा है। 12 दिन की जंग में भी जब हम नेगोशिएशन के टेबल पर थे, हम पर हमला पीछे से हुआ। दूसरी बार 2026 में भी 5 दौर की गुफ्तगू हो चुकी थी, 28 तारीख को फैसला आने वाला था, फिर हम पर जो है इतना बड़ा हमला होता है कि 168 बच्चियां मारी जाती हैं और हमारा रहबर हमसे छिन जाता है। तो जब जब हम नेगोशिएशन करते हैं, हमारी पीठ पर छुरा भोंका जाता है। और फिर देखा आपने कि सीज फायर के ही इस दौरान में ईरान की शिपमेंट पे हमला होता है, सीज फायर के ही इस दौरान में ब्लॉकेड नहीं हटाए जाते हैं। तो आवाम का इस टाइम आक्रोश इसी बात को लेकर है कि भाई जब आपको 2 बार का तजुर्बा हो चुका था, आपका रहबर शहीद हो चुका है, तो आप नेगोशिएशन की तरफ क्यों जा रहे हैं? आप एक बदला लीजिए। लेकिन उसको भी मैंने आपके सामने बयान किया कि ईरान की यही तो खूबी है कि कामयाबी के बावजूद, जंग में अपर हैंड होने के बावजूद, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के बावजूद कि 13 के 13 बेसिस तबाह हो चुके हैं, चाहे वो जमीर की जो आईडीएफ का हेड है उसके कहने के बावजूद कि हमारा मिलिट्री कोलैप्स कर रही है, हमें 20,000 फौजियों की जरूरत है, उसके बावजूद ईरान ने दुनिया वालों के लिए, इंसानियत के लिए यह समझाना चाहा कि नेगोशिएशन के मैदान में भी हम हीरो हैं। इसीलिए मैंने आपके शो में इसके पहले भी कहा था कि ईरान ने जंग बंद नहीं की है, बल्कि जंग का मैदान चेंज किया है, और उस मैदान का दूसरा हिस्सा था नेगोशिएशन टेबल पर भी जंग करना। तो मुझे लगता है कि अभी भी अवाम के दबाव की वजह से यह मामला खिंचेगा। और मैं अमलेंदु साहब की बात को थोड़ा सा बदल कर बस ये कहना चाहूंगा कि ईरान, अमेरिका सीज फायर नहीं बल्कि वो जंग चाहता है। अब वो कैसे होगा देखना पड़ेगा। जी माजरत। जी, अमेरिका सीज फायर नहीं बल्कि जंग चाहता है। आखिर जंग चाहता है तो जंग में क्या होगा वो हम लोगों ने देख लिया। 50 दिनों 40 दिन तक तो जंग चली ही, 39 डेज अगर देखा जाए तो, लेकिन उसके बाद अब 50 दिन से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और आगे जंग अगर होती है तो फिर अमेरिका को क्या फ़ायदा होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। आता हूँ आपके पास अली अदनान जी, लेकिन एक कमेंट लेना चाहता हूँ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपसे। स्वामी जी, क्या लगता है आपको, जो हमारे साथी बात कर रहे हैं और अमेरिका, और अमलेंदु जी भी कह रहे थे अमेरिका जंग चाहता है, अमेरिका जंग यहाँ क्यों चाहेगा? एक सवाल तो ये पैदा होता है ना कि क्यों चाहेगा, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगर जब चाइना जाएंगे, चीन जाएंगे, तो वहाँ वो ये जीता हुआ बताने के लिए, अगर बताते हुए जाना चाहते हैं, सुपर पावर हैं, हम सबको हमने हरा दिया और हम जीत गए, ऐसा बताना है अगर, तो कई बार बोल चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने एक अपने उस पर ट्वीट किया, ट्वीट नहीं अब कहेंगे, उन सोशल ट्रूथ सोशल पे लिखा लॉक्ड इन थोड़ी देर पहले। तो ये व्हाइट हाउस ने लिखा है एक्चुअली, और उनके डोनाल्ड ट्रंप के उस पर उनकी फ़ोटो के साथ तस्वीर साझा करते हुए लिखा है लॉक्ड इन। तो क्या मतलब इसका निकाला जाए? देखिए राजीव जी, जो समस्या है अमेरिका की और डोनाल्ड ट्रंप की,
कि चौबे जी अगर बनने गए हैं 26 और पूरे विश्व को ये आभास हो रहा है कि वो 26 तो नहीं बन पा रहे हैं, वो दुबे बन रहे हैं, तो ये बात वो स्वीकार कैसे करें। देखिए, वास्तविकता यह है कि बहुत सारे युद्ध हुए पिछले दिनों में, आपने देखा रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ, बहुत सारे छिटपिट घटनाएं चलती रहती हैं, लेकिन इस युद्ध ने, ये जो इजराइल ने थोपा, इससे पूरे विश्व के अंदर एक ऐसी हलचल पैदा हो गई कि आज के तारीख में ये जो लड़ाई है, ये ईरान के और इजराइल के और अमेरिका के बीच में, और अमेरिका के जो वहां पे बेस कैंप्स हैं और वहां जो अरब कंट्रीज हैं उनके बीच में नहीं है, ये पूरे विश्व के सब देश इससे प्रभावित हो गए। अब देखिए, 3 विकल्प हैं, क्या स्थिति हो सकती है। पहली स्थिति हो सकती है कि एक शांति हो जाए, दीर्घकालिक शांति हो जाए। जी। अगर विश्व के अंदर दीर्घकालिक शांति हो जाए, विश्व पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, जरा इमेजिन कीजिए। अर्थव्यवस्था पे क्या होगा, क्रूड के प्राइसेस पे क्या होगा, शेयर मार्केट पे क्या होगा। अब हमारे ही देश में समझ लीजिए 20 करोड़ लोग 140 करोड़ में ऐसे हैं जो शेयर मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्टेड है, शेयर्स के माध्यम से या म्यूचुअल फंड के माध्यम से। जी। अगर आप की बात करें, की बात करें, तो एक बहुत बड़ी जनसंख्या जो है शेयर मार्केट से जुड़ी हुई, तो विश्व की अर्थव्यवस्था सुधर सकती है, भारतीयों की अर्थव्यवस्था सुधर सकती है। तेल की कीमतें जो हम लोग सोच रहे हैं पोलिंग डेट के बाद बढ़ेंगी, वो नहीं बढ़ सकती हैं, और लोगों की एलपीजी की किल्लत दूर हो सकती है। पहला विकल्प तो ये, इसीलिए पूरा विश्व ये चाहता है कि शांति हो, एक दीर्घकालिक युद्ध विराम हो और कोई समस्या पैदा ना हो। अच्छा, दूसरा विकल्प जो हो रहा है, जिसके बारे में हम लोग कल्पना कर रहे हैं, जो अमेरिका इंडिकेट कर रहा है, दूसरा विकल्प यह है कि लड़ाई तेज हो जाए। अच्छा, अगर लड़ाई तेज हो जाएगी तो सोचिए विश्व के लिए आर्थिक व्यवस्था में क्या होगा। सबसे ज्यादा इफेक्ट अगर होगा किसी देश में तो भारतवर्ष के अंदर होगा, क्योंकि हम आयात करते हैं, चीन आयात करता है, बाकी देश तो ज्यादातर ऐसे हैं जो निर्यातक हैं, उनको तो फायदा हो जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान हमको होगा, क्योंकि चीन ने तो 120 दिन का भंडार कर रखा है, हमारे यहाँ 20-25 दिन के अंदर परेशानी पैदा हो जाएगी। अर्थव्यवस्था का क्या होगा, शेयर मार्केट का कैसा होगा, हमारा जो मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग है वो कैसे झेल पाएगा। तो अगर युद्ध चला तो हमारी अर्थव्यवस्था, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पे क्या होगा। जो डोनाल्ड ट्रंप करना चाह रहे हैं, जो मुझे लगता है कि सब ज्यादा प्रोबेबल है, जो अदनान साहब भी कह रहे हैं, जो अमलेंदु भी कह रहे हैं, देखिए जो मार्केट में ये उतार चढ़ाव होते हैं, जो अनसर्टेनिटी होती है, और ये उतार चढ़ाव होता है, ये कुछ सटोरियों के लिए और बिचौलियों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है, हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। क्योंकि देखिए ये बात सही है कि अगर किसी चीज के दाम गिर रहे हैं तो भी सटोरिये पैसा बढ़ा सकते हैं, गिरते दामों में भी बना सकते हैं। तेल के दाम गिर रहे हैं, करेंसी के दाम गिर रहे हैं, शेयर के दाम गिर रहे हैं, तो भी वो शॉर्ट करके और शॉर्ट को कवर करके पैसा बना सकते हैं। आज के तारीख में डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के उनके जो मित्र है वो ये कर रहे हैं। तो होना ये चाहिए, जो पूरा विश्व चाहता है, शांति हो जाए, अर्थव्यवस्था सुधर जाए, घरों में समस्या ना हो, लोगों को परेशानी ना हो, लोगों को सड़क पे ना आना पड़े। इसीलिए 80% वर्ल्ड की जनसंख्या आज के तारीख में ईरान के साथ है। अच्छा, जो अदनान साहब ने कहा, देखिए सबसे बड़ी बात यह है, वो कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं देना चाहते पूरे वर्ल्ड को कि ईरान युद्ध को बढ़ाना चाह रहा है। लेकिन ये भी बात बिल्कुल सही कह रहे हैं अदनान साहब कि आज के तारीख में क्योंकि ईरान की जनता एकजुटता से इस बात की मांग कर रही है कि झुकना नहीं है, तो इसलिए जो नेगोशिएटर्स हैं या जो शासक हैं उनको भी ये लगता है कि अब झुकना संभव नहीं है, क्योंकि हमने देश की जनता को यूनाइट कर दिया। ये परिस्थिति इजराइल में नहीं है, ये परिस्थिति अमेरिका में नहीं है। वहां की भी आज के तारीख में अगर रेफरेंडम हो जाए, वहां की भी 70% जनसंख्या आज के तारीख में नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो जाएगी। तो देखिए वास्तविकता जो मुझे लगता है जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, स्टेटमेंट देते हैं, ऊपर जाता है मार्केट, नीचे जाता है, युद्धविराम करते हैं, अटैक कर देते हैं, वो कर लेते हैं, नाकाबंदी कर लेते हैं, हटा लेते हैं, युद्धविराम हो जाएगा, जेडी वांस को भेजेंगे, नहीं भेजेंगे, चले जाएंगे, दोष दे दूंगा। वो मार्केट के अंदर ये चाहते हैं कि मार्केट ऊपर नीचे होते रहे और वो पैसा बनाते रहे, क्योंकि उनको पता है ये आखिरी टर्म है, इसके बाद वो प्रेसिडेंट नहीं बनने वाले हैं। वो 50-60 बिलियन डॉलर इस बीच में कमा लेना चाहते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं विश्व के अंदर शांति हो, और ईरान जिस प्रकार की मैसेजिंग कर रहा है और जिस प्रकार से अपनी तरफ से युद्ध को आगे नहीं बढ़ा रहा है, लेकिन अमेरिका जो बढ़ा रहा है उसका मुकाबला कर रहा है, उनकी हम जो हिम्मत है उसकी दाद करते हैं। और ये मैं विश्वास दिलाता हूं, अगर आज विश्व के अंदर
एक फेयर इलेक्शन हो जाए, ज्ञानेश कुमार गुप्ता द्वारा कंडक्टेड इलेक्शन ना हो, अगर एक फेयर इलेक्शन हो जाए तो 80% लोग आज के तारीख में अमेरिका के खिलाफ हैं। और हिंदुस्तान के अंदर आज के तारीख में सबसे ज्यादा कोई व्यक्ति ऐसा है जिससे सबसे ज्यादा भारतीय खड़ा करते हैं तो नेतन्याहू है और डोनाल्ड ट्रंप है, जो आज से 2 महीने पहले नहीं था। जी जी जी। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मैसेज आ गया है। न्यूज़ पॉइंट का इंतज़ार करते हैं, आप जानते हैं, और उनका मैसेज आ गया है। उन्होंने लिखा है अभी कि इजराइल ने मुझे ईरान के साथ युद्ध के लिए कभी राजी नहीं किया। इजराइल ने, अब देखिए, अपने देश में वो कल कमला हैरिस ने कह दिया था और देश में पूरा बवाल मचा हुआ है अमेरिका में कि आप इजराइल के कहने पे आगे बढ़ रहे हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नहीं, मेक इजराइल ग्रेट अगेन में लगे हुए हैं आप। और ईरान भी कह रहा था यही बात। तो यहाँ कह रहे हैं कि इजराइल ने मुझे ईरान के साथ युद्ध के लिए कभी राजी नहीं किया, लेकिन 7 अक्टूबर के नतीजों ने मेरी इस पुरानी राय को और पुख्ता कर दिया कि ईरान कभी परमाणु हथियार हासिल नहीं कर सकता। मैं फर्जी खबरों के विश्लेषकों और सर्वेक्षणों को पूरी तरह अविश्वास से देखता और पढ़ता हूँ। उनकी 90% बातें झूठ और मनगढ़ंत कहानियाँ हैं और सर्वेक्षणों यानी सर्वे में धांधली हुई है, ठीक वैसे ही जैसे 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में हुई थी, वेनेजुएला के नतीजों की तरह, जिनके बारे में मीडिया बात करना पसंद नहीं करता। ईरान के नतीजे भी चौंकाने वाले होंगे और अगर ईरान के नए नेता सत्ता परिवर्तन के बाद, नए नेता रेजिम परिवर्तन के बाद लिख रहे हैं, नए नेता समझदार हैं तो ईरान का भविष्य उज्जवल है और समृद्ध हो सकता है। नए नेता के बारे में कह रहे हैं कि ईरान, तो यहाँ पर देख लीजिए बहुत इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे कहते हुए कि इजराइल ने मुझे, अब इनकी बातों में ज़रा अदनान साहब आपके पास जल्दी से फिर आता हूँ, प्रशांत जी आपके पास भी, इनकी बातों को कि इजराइल ने मुझे ईरान के साथ जंग के लिए कभी राज़ी नहीं किया, लेकिन 7 अक्टूबर के नतीजों ने मेरी इस पुरानी राय को और पुख्ता कर दिया कि ईरान कभी परमाणु हथियार हासिल कर ही नहीं सकता। जब नहीं कर सकता तो फिर क्यों तुम वहाँ गए लड़ने के लिए? मैं फर्जी खबरों के विश्लेषकों, अब यहाँ पर फर्जी खबर और सर्वे इन सब पे आ गए क्योंकि उनका ग्राफ काफ़ी गिर गया है। 90% बातें कह रहे हैं कि मीडिया वाले जो हैं वो झूठ और मनगढ़ंत यहाँ पर करते हैं, फर्जी सर्वे दिखाते हैं। और वैसे ही जैसे 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में हुआ था, वेनेजुएला के नतीजे में जिस तरह से हुआ और इन सब की बात मीडिया करता रहा, ईरान के नतीजे भी चौंकाने वाले होंगे। और अगर ईरान के नए नेता समझदार हैं, नए नेता मतलब आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई, तो ईरान का भविष्य उज्जवल है और समृद्ध हो सकता है। कैसे देखा जाए इस बात को, इस बयान को? कोई इंसान ज्यादा सफाई, जी, जब इंसान ज्यादा सफाई पेश करे तो समझ लीजिए कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। कि अगर आपको इसराइल ने, भाई आप कोई गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं है, ये जंग हो रही है, वो होता नहीं है बच्चे आपस में एक दूसरे पर, हाँ इसने कहा था, उसने नहीं कहा था, मैंने नहीं किया, उसने नहीं किया, ये बच्चों का खेल नहीं है। आप जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं और आप आके सफाई पेश कर रहे हैं कमला हैरिस के कहने पर कि नहीं मुझे इसराइल ने नहीं कहा था। इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है, या तो कोई फाइल दबी हुई है या जो है आपका कोई फादा दबा हुआ है। मुझे जो आपका सवाल नहीं था शुरू में, आपने कहा था कि ये अमेरिका जंग क्यों नहीं खत्म करना चाहेगा। बात अमेरिका के हाथ में है ही नहीं। सवाल यह है क्योंकि जवाब इसका ये बनेगा कि अमेरिका जंग क्यों नहीं खत्म करना चाहता, क्योंकि इसराइल नहीं चाहता है, नेतन्याहू नहीं चाहते हैं कि ये जंग खत्म हो। जंग होने का मतलब यह है कि सबसे ज्यादा फायदा अगर जंग से किसी का हो रहा है वो इसराइल का, नेतन्याहू का है। पता है कि आईसीसी की तरफ से मेरे ऊपर जो अरेस्ट वारंट जारी है और दूसरे मेरे यहाँ इलेक्शन वगैरह के मसाइल है, तो अगर ये जंग खत्म होती है तो मुझे जंग में उलझाए रहना है इस दुनिया को। और दूसरा कि आप कह रहे हैं कि फेक न्यूज, अगर आपने रिपोर्ट पढ़ी हो, एक साल के अंदर 3000 से ज्यादा बार झूठ बोलने वाला अगर कोई प्रेसिडेंट है तो वो ट्रंप साहब हैं। रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि सब, यानी कि दिन भर में वो न जाने कैसे झूठ बोलते हैं। और इत्तेफाक की बात यह है कि नाम है सोशल ट्रूथ, और सोशल ट्रूथ पर सबसे ज्यादा अगर झूठ की बात कोई करता है तो वो ट्रंप जी हैं। और जहां तक बात है वो मुश्तबा खामनेई साहब की, तो ये आपकी चाहत थी
कि हम आयतुल्ला सैयद अली खामनाई को शहीद करेंगे और मुश्तबा खामनाई साहब न बनने पाए रहबर, लेकिन मुश्तबा खामनाई साहब रहबर बने। और वो कि जो मुश्तबा खामनाई साहब की जो आइडियोलॉजी है और मुश्तबा खामनाई साहब के अंदर जो सीरियसनेस है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज अब तक खुल चुका होता, लेकिन मुश्तबा खामनाई साहब के बयान की वजह से दोबारा तिबारा स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अपने कंट्रोल में रखने की वो बात कर रहे हैं। बल्कि उनका लेटेस्ट बयान ही ये है कि अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर नए रूल्स आएंगे, नए कानून आएंगे। तो ये एक तरह की, अब जो मैं इसका पूरा खुलासा करूंगा जवाब का, वो ये है कि अमेरिका की टाइटैनिक डूब रही है। टाइटैनिक को, जब इतने बड़ा टाइटैनिक होते हुए भी उसको डूबने से किसी ने नहीं बचा पाया, तो अब जो है अमेरिका का टाइटैनिक भी डूब रहा है और इसको डुबाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद इस कश्ती में सुराख करने वाला खुद ट्रंप है, कि जो इस डूबती हुई कश्ती को बचाने के बजाय और डुबा रहा है। अब इस डूबती हुई कश्ती का जो बयान है, जो बौखलाहट है, जो इस्तराब है, जो परेशानियां हैं, वो 12 ट्वीट के शक्ल में आती हैं। बड़ी अच्छी बात कही ईरान के एक नेता ने कि अगर अमेरिका जंग बंदी चाहता है और चाहता है कि हम नेगोशिएशन टेबल पर आए, तो मेरी पहली रिक्वेस्ट यह है कि ट्रंप साहब से सोशल मीडिया वापस ले लिया जाए, ट्रंप साहब से टच स्क्रीन छीन लिया जाए। जब तक ट्रंप साहब के पास टच स्क्रीन रहेगी, ना नेगोशिएशन हो पाएगी, ना जंग रुक पाएगी। तो ये एक तरह की, राजीव जी, बौखलाहट है, एक डूबती हुई कश्ती को देखने का इस्तराब है कि जो अलग अलग शक्लों में सामने आ रहा है। जी 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 बिल्कुल। आप थोड़ा सा अगर समय हो तो थोड़ा बने रहिए। जी, जल्दी से प्रशांत जी के पास आना चाहता हूं। प्रशांत जी कैसे देखते हैं आप डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को? और बार बार ये बात हो रही है कि ट्रंप जो है वो, जैसा अदनान साहब भी कह रहे थे, उनका मानसिक स्थिरता जो है उनकी ठीक नहीं है, इसीलिए उनका इम्पीचमेंट की भी बात बीच बीच में आती है। अब इस पोस्ट में भी वो सफाई देते हुए लग रहे हैं कि लगता है कि नेतन्याहू का जो उनका दोस्ती है उसके ऊपर अब दबाव जो है उनकी मेगा जो कंस्टिट्यूंसी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वहाँ से बढ़ रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कई अमेरिका में कई ग्रेविटीज जो है वो काम कर रही हैं। लेकिन इस वक्त राजीव जी, बात अमेरिका और इजराइल और ईरान से आगे जा चुकी है। पूरी दुनिया की जीडीपी लगभग 0.5% अभी गिर चुकी है। एशिया के तमाम देशों, चाइना के अलावा, चाइना का अपना स्टॉक ठीक है, एशिया के तमाम देशों के स्टॉक्स गैस के और ऑयल के काफ़ी नीचे हैं। डॉलर का और जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो लगातार बढ़ चुका है। पूरी दुनिया की इकॉनमी में इसको लेकर परेशानी है। अलग अलग खेमों में बातें हो रही हैं। अभी टर्की में बड़ी मीटिंग हुई है जो मिडिल पावर है उनकी। तो पूरी दुनिया की जो डिप्लोमेसी है अब इस तरफ देख रही है। और ये सबसे बड़ी, यानी मैं कहूँगा कि कोविड के समय भी जो क्राइसिस था उससे बड़ा क्राइसिस एनर्जी का ही है। कोविड के समय एनर्जी क्राइसिस नहीं था, और ये एनर्जी क्राइसिस दुनिया की इकॉनमी को बहुत बड़े संकट में डाल सकता है। बिल्कुल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले के डिप्रेशन वाला जो पूरा, और अगर ये, और इसको दुनिया नहीं चाहेगी। इसलिए अब जो इस्लामाबाद में हो रहा है उसमें अगर बाधा आती है तो दुनिया में अलग तरीके की डिप्लोमेसी जो है ट्रिगर हो जाएगी। और वो इसलिए ट्रंप को ये एहसास है कि उनके ऊपर दबाव किस प्रकार के हैं। तो थोड़े उनके बयान अभी ठीक ठाक आएंगे, और मुझे अभी भी यकीन है कि इस्लामाबाद में बातचीत होगी। अमेरिका उसका रास्ता बनाएगा। अभी 2 घंटे और आप ये न्यूज़ पॉइंट चला रहे तो आप ट्रंप के 2-3 बयान और आ जाएंगे। जी बिल्कुल। अमेरिका ही रास्ता बनाएगा और ये बातचीत होगी। और ये एक्सटेंशन तो खैर कम से कम सीज फायर का होगा ही होगा। एक्सटेंशन होगा। दूसरी बात, तो हरमोज पे जो नाकेबंदी अमेरिका की है वो एग्जिट पे है, और हरमोज के बीच में एक मस्कीटो फ्लीट है। मस्कीटो फ्लीट में हजारों छोटी बोट्स हैं
जो भारतीय जहाज़ों के ऊपर भी फायर की बात आई थी, वो भी वहीं से हुई थी। उसमें मिसाइल्स हैं, उसमें रॉकेट लॉन्चर्स हैं, उसमें ड्रोन्स हैं। तो वो पेट्रोलिंग करते हैं, और वो बहुत ही मतलब ईरान का जो इंतज़ाम है हॉर्मोज़ को ब्लॉक करने का, वो बहुत चाक चौबंद है। वो बाहर से बहुत दिन तक आप लॉक नहीं कर सकते। अमेरिका बाहर खड़ा हुआ है, जो लाइन आप दिखा रहे हैं, वो अंदर नहीं जा सकता। उसके अंदर जाएगा तो क्लैश होगा। लेकिन मुझको अभी भी यकीन है कि पूरी दुनिया की जो डिप्लोमेसी है, आर्थिक संकट की वजह से, आर्थिक संकट को टालने की वजह से अमेरिका पे दबाव बनाएगी, और अगले कुछ घंटों में आप देखिएगा कि बातचीत का माहौल जो है वो तैयार होगा। और जब हम लोग सुबह देखेंगे, सुबह की खबरों में, तो हमको कुछ ना कुछ एक उम्मीद की किरण दिखाई देगी। जी राजीव जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, एक उम्मीद की किरण दिखाई देगी। जरा सुनील शुक्ला जी आपके पास जल्दी से आता हूं, फिर अली अदनान साहब आपके पास। सुनील शुक्ला जी, डोनाल्ड ट्रंप का बयान, और बार बार बयान जितनी बार पढ़िए उनके अलग अलग बयानों को देखिए, कंफ्यूज इंसान दिखाई देते हैं डोनाल्ड ट्रंप। और इन सब के बीच शांति वार्ता, और इस शांति वार्ता में क्या सबसे बड़ी जो बाधा है वो डोनाल्ड ट्रंप खुद हैं? और यहाँ पर यह कहने का क्या मतलब है कि मुझे इजराइल ने ईरान के ऊपर, या मैंने नहीं पूछकर ईरान के ऊपर हमला किया? इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्योंकि यहाँ दो बातें साफ साफ आती हैं। पहली बात ये कि दोनों ने मिलकर, अमेरिका ने और इजराइल ने, दोनों ने मिलकर ईरान के ऊपर हमला किया। दोनों ने मिलकर फिर कैसे कर लिया हमला? उनकी बातों से ही, अगर इंट्रोगेट किया जाए, उनसे सवाल जवाब किया जाए अगर डोनाल्ड ट्रंप से, तो ये सवाल तो पूछा जाएगा ना कि इजराइल ने मुझे ईरान के साथ जंग करने के लिए राज़ी नहीं किया, तो एक ही एट द सेम टाइम आप अपने गल्फ में जितने भी बेस हैं, वहाँ पे सैन्य अड्डे आपके हैं, वहाँ से आप बम्बार्डिंग ईरान के ऊपर करवा रहे हो, फिर इजराइल से भी बम्बार्डिंग ईरान के ऊपर करवा रहे हो। ये एक साथ कैसे हो गया? फिर क्या आपने राजी किया? आपने नहीं, इजराइल ने नहीं किया, तो आपने किया इजराइल को राजी, ये माना जाए? और ऐसी बातों के बीच क्या बातचीत संभव होगी? ईरान तो कह रहा है कि जब तक आप हमारी शर्तों को, 10 शर्तें रख दिया ईरान ने शर्त, और वो इस बार अमेरिका को नहीं दिया, पाकिस्तान को दिया। ईरान ने पाकिस्तान को दे दिया कि भैया ये देख लो, ये 10 शर्तें हमारी हैं, ये मान जाएं, उनको बता दो साहब जो वहाँ बैठे हुए वाशिंगटन DC में, वो मान जाए तो हम आ जाएंगे, नहीं तो फिर आप बैठिए वहाँ पे 10 दिन तक आप लोग बैठे रहिए इस्लामाबाद में। राजीव जी, आपको नहीं लगता कि कंफ्यूज्ड शब्द प्रयोग करके ट्रंप के साथ आपने उनके साथ अन्याय किया है? कोई बहुत छोटा शब्द आपने प्रयोग किया इस आदमी के लिए। इतने समय तक हम लोग चर्चा करते चले आ रहे हैं, और अभी आप केवल कंफ्यूज शब्द सीमित रहे हैं। मूल्यांकन आप करना नहीं चाहते हैं, या जल्दीबाजी में आपने कर दिया, इस शब्द का प्रयोग कर दिया? एक ऐसा आदमी जिससे पूरी दुनिया की शांति खतरे में, एक ऐसा आदमी जो मानवता के लिए एक नष्ट होने का कारक बनता हुआ दिखाई पड़ता है, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी बात पे कभी उस देश का, उस अमेरिका का नागरिक कहने लगा है कि यह अस्थिर व्यक्ति, अमेरिका का नागरिक कहने लगा है कि यह अतार्किक व्यक्ति है, दुनिया के लोग कहने लगे हैं कि यह व्यक्ति मानवता के लिए खतरा है, और आप इस व्यक्ति को कंफ्यूज शब्द के साथ आप पूरा विवरण दे देना चाहते हैं। आप ट्रंप के साथ अन्याय कर रहे हैं। अगर ट्रंप ने जो बातें आपने कही है कि नया नेतृत्व ईरान को और आगे ले जाएगा, तो ट्रंप को अपनी बातें शिथिल करनी पड़ेंगी। जिस दौर में ट्रंप ढकेल रहे हैं ईरान की तरफ, ईरान में उदारवादी नेतृत्व कमजोर होता जाएगा और IRGS की ताकत बहुत बढ़ती चली जाएगी। आज जो IRGS जो है, वो जो वहाँ की लीडरशिप है, जो वहाँ के राष्ट्रपति है, जो IRGC, ये उसकी जो IRGC जो वहाँ की लीडरशिप है, उसके साथ मिलकर काम करती है। सुरक्षा संबंधी जितने उपाय हैं वो IRGC के पास है, उसी का निर्णय अंतिम है। लेकिन बातचीत करना, पॉलिटिकल मुद्दे तय करना, निगोशिएशंस का तौर तरीका क्या होगा, ये भी लीडरशिप कर रही है। वो अभी उस तरह का हस्तक्षेप बढ़ा नहीं है, बढ़ता जा रहा है। अगर नए नेतृत्व की बात कर रहे हैं जो ट्रंप, अगर वो व्यक्ति चाहता है कि वहाँ पे
एक उदारवादी लोग भी मजबूत स्थिति पर हैं, तो उसको अपने इन बातों से हटना पड़ेगा। एक तरफ ईरान कह रहा है कि जो हमारी आंतरिक सुरक्षा है, जो हमारी क्षेत्रीय सुरक्षा है, जो मेरे ऊपर आर्थिक दबाव है, जो मेरी संपत्तियां जब्त की गई हैं, वो सब खत्म कर दीजिए, मुझे वापस किया जाए। और दूसरी तरफ आप नाकेबंदी करोगे हॉर्मुज में, ईरान का जहाज पकड़ के आप उसको डुबो दोगे, तो अब कोई शांति वार्ता होगी? इस शांति वार्ता क्या मतलब है? शांति वार्ता के लिए तो एक उचित माहौल चाहिए। और अपने जहाज को डूबने के बाद अगर कोई देश आता है शांति वार्ता करने के लिए, तो किस तरह का संदेश अपने नागरिकों को देगा कि वह अपने देश की रक्षा करने में विफल है? वह जो आक्रांता है उसकी शर्तों पर आप शांति वार्ता करने के लिए जा रहे हैं। सवाल इस बात का है कि अगर आप मेरा अपना मानना यह है कि अगर युद्धबंदी की अवधि बढ़ती नहीं है, जिसकी मैं संभावना देखता हूं कि बढ़ेगी, बावजूद इसके एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, ट्रम्प जैसा आदमी, अगर यह व्यक्ति युद्ध विराम की अवधि को बढ़ाता नहीं है, तो फिर जितनी शांति वार्ता है सब विफल है, कोई मतलब नहीं रह जाएगा इसका। शांति या युद्ध विराम की अवधि बढ़ेगी, मेरा विश्वास है, क्योंकि अमेरिका भी युद्ध को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। उसके ऊपर देश की आर्थिक स्थितियों का, दुनिया की आर्थिक स्थितियों का बहुत दबाव है, उसके अपने सहयोगियों का बहुत दबाव है। इस युद्ध को वहां की जनता अमेरिका के हितों के विरुद्ध मानने लगी है, उसके आर्थिक हितों के खिलाफ मानने लगी है। दुनिया में जो मौजूद ऊर्जा संकट है उसका कारण मानने लगी है कि युद्ध है। तो यह इन दबावों को बर्दाश्त कर पाना ट्रंप के लिए बहुत आसान नहीं है। लेकिन जिस तरह की पोजीशनिंग ट्रंप ले रहा है बार बार कि कंप्लीट सरेंडर, एटॉमिक जो स्टॉक पाइल है उसका पूरी तरह से सौंप दिए जाना, ये जो तमाम कारण बता रहे हैं, ये इस वातावरण में वार्ता हो नहीं सकती। लेकिन मेरा अपना मानना है, चूंकि वाइस प्रेसिडेंट वहां पहुंच चुके हैं जेडी वेंस, ईरान की टीम आएगी, लेकिन वो अपनी शर्तों के साथ आएगी, वो अपनी शर्तों की बात करती रहेगी। और आप देखिएगा अगर ईरान की टीम आएगी और ट्रंप के बयान बदलेंगे, जो अभी आ गया ना कि ईरान हमको नहीं लाया, ये नहीं लाया, वो नहीं लाया, अमेरिका का जो ईरान का जो परमाणु बम के बारे में मुझे तरह तरह से गुमराह किया गया, ये कुछ समय बाद और कुछ बयान आ जाएंगे। अमेरिका ही वो वातावरण तैयार करेगा जिसकी वजह से ईरान के लोग वार्ता टेबल पर आवे। ये अमेरिका ही उन शर्तों को शिथिल करेगा जिससे ये इस वार्ता की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाए। इन बातों के साथ, जिन बातों को अमेरिका बार बार दोहरा रहा है, ईरान वार्ता करने के लिए तैयार नहीं होगा, लेकिन वह पूरी तरह से वार्ता से अलग हो जाएगा। मुझे अभी स्वीकार करने में मुझे दिक्कत है। ईरान अपने ऊपर यह आरोप नहीं लगा कि शांति वार्ता को तोड़ने का वो आरोपी है। अगर जेडी वेंस इस्लामाबाद में है और ईरान के लोग बात करने के लिए नहीं आते, तो यह इसका संदेश बहुत खराब जाएगा। और जो देश ईरान के साथ बातचीत कर रहे हैं, ईरान को हर तरह का सहयोग भी दे रहे हैं, मैं चीन और रशिया की बात नहीं करता हूँ, अन्य जो देश इसके साथ आए हैं उनके बीच भी ये संदेश नहीं जाएगा, वो अपने देश में कमजोर होगा। तो डिप्लोमेटिकली ईरान का निर्णय बहुत अच्छा नहीं, इसका मैसेज डाउन द लाइन बहुत बेहतर नहीं जाएगा। और ईरान ने चाहेगा भी नहीं, ईरान ने जरूर चाहेगा कि वह एक कंप्रोमाइजिंग कंट्री के रूप में वार्ता टेबल पर न जाए। एक ऐसे देश के रूप में वो वार्ता करने के लिए तैयार हो जो अपने हक के लिए लड़ रहा है, हक के लिए लड़ता रहेगा और किसी भी अनाप शनाप शर्त को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगा। वार्ता तो होगी ईरान के शर्तों पर, और अपनी शर्तों को अमेरिका को शिथिल करने पड़ेंगे, लेकिन बीच का भी रास्ता निकल सकता है और ये वार्ता आगे जाएगी। क्योंकि अभी युद्ध को आगे बढ़ाना यह न तो अमेरिका स्वीकार कर सकता है, न ईरान स्वीकार कर सकता है। इसीलिए यह जो बयान आया है कि इजराइल कारक नहीं है, उसके पीछे बड़ा कारण कि इजराइल को लेकर के इटली का बयान, इजराइल को लेकर के स्पेन का बयान, इजराइल को लेकर के ब्रिटेन का बयान, इजराइल को लेकर के जर्मनी का बयान, इजराइल को लेकर के कमला हैरिस का बयान, अमेरिका के भीतर तमाम सीनेटर्स का बयान, ये सामान्य घटनाक्रम नहीं है। यह इन स्थितियों को ट्रंप प्रशासन बर्दाश्त नहीं कर सकता। उनके भी दिमाग में है कि अगला जो भी बाई इलेक्शन होने वाला है उसमें स्थिति क्या होगी।
स्थितियां क्या बनेंगी। इसलिए मेरा अपना मानना है कि अमेरिका ही वातावरण तैयार करेगा और ईरान वार्ता के टेबल पर आएगा, बातचीत होगी। बातचीत सफल हो जाएगी ये भी मैं नहीं कहता, लेकिन बातचीत की संभावनाओं को मैं देखता हूं और इस संभावनाओं को बनाने के लिए अमेरिका ही आगे आएगा। जी जी बिल्कुल अमेरिका आगे आएगा, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। अमेरिका आगे आ भी रहा है और वो इस्लामाबाद अगर उनका डेलीगेशन पहुंच गया है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं यहाँ से अमेरिका। अब इस बीच खबर आ रही है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार और जो उप प्रधानमंत्री भी हैं और ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची, दोनों के बीच टेलीफोन पे बातचीत हुई है अभी से थोड़ी देर पहले, लगभग आधा घंटा पहले ये खबर आ रही है लगातार। और उधर अल जजीरा की खबर है, रिपोर्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आज रात, अब वहाँ के हिसाब से वहाँ तो दिन हुआ है, रात, आज रात ईरान के साथ समझौता पे हम हस्ताक्षर करेंगे। अब देखिए क्या चल रहा है अंदर खाने, लेकिन क्या इतनी जल्दी लगता है अली अदनान साहब, इतनी जल्दी बातचीत? जी राजीव जी, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि फ़र्क क्या है। असल में आज तक मैं बहुत ही इत्मीनान से, मेरे सब बड़े हैं और बेहतर आप लोग समझते हैं इस चीज़ को, जब से अमेरिका की तारीख आप उठा के देखिए, बहुत पुरानी तारीख तो इनकी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका की तारीख में आप देखेंगे तो कभी भी अमेरिका ने किसी कमज़ोर मुल्क से आकर बात नहीं की है, हमेशा उसे दबाया है, हमेशा उसको चूसा है। तो यहाँ पर भी अगर अमेरिका बात करने आ रहा है, वो भी दूसरी बार, दो मर्तबा, और वो भी इस तरह से बात करने आ रहा है कि ईरान की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका सैन्य तरीके से, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से मुकम्मल तौर पे हार चुका है। इसलिए अमेरिका घुटने टेक रहा है, सरेंडर हो रहा है। इसे हम मेरा जाती तौर पर, सैयद अली अदनान की अगर आप राय जाने तो जाती तौर पर मैं अमेरिका के सीज़फायर के बजाय मैं अमेरिका का सरेंडर मानूंगा। दो वजह, पहली तो ये कि जो है आप देखें कि आपकी नेवी ताकत का कितना रोब था कि हमारी नेवी ताकत ऐसी है कि हम नेवल ब्लॉकेड लगा देंगे, कर देंगे, वो कर देंगे। नेवल ब्लॉकेड लगाना बता रहा है कि आप अंदर नहीं जा सकते, आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में आपके जाने की हैसियत और औकात नहीं है, वरना आप मारे जाएंगे। दूसरा, आपने ये देखा होगा कि यूएसएस जॉर्ज बुश, जो अमेरिका की नेवी थी, बजाय इसके कि वो रेड सी से होते हुए सुइस कनाल से होकर वो बाबल मंदब से आकर गल्फ ऑफ ओमान में आती, वो सिर्फ उस बाबल मंदब अंसारुल्लाह से डर जाती है और वो साउथ अफ्रीका से पूरा घूम के उसके नीचे से आती है। तो आपके अंदर वो जो ताकत का एक हवा था, वो जो ताकत की नेवल सुप्रीमेसी थी, वो ताराशाही बिल्कुल वो खत्म हो चुकी है। दूसरी बात, ये तो हुई अमेरिका की बात। दूसरी तरफ ये जो ईरान की तरफ से बात होती है, बार बार हम लोग कर रहे होते हैं कि ईरान नेगोशिएशन के लिए जाएगा। ईरान ने 47 साल में अपने आप को साबित किया है इस नेगोशिएशन में राजीव जी, और अब तक के तमाम तर नेगोशिएशन में जमीन आसमान का फर्क है। अब आज से कभी, इससे पहले कभी आज तक नेगोशिएशन का मुद्दा ये था ही नहीं कि अमेरिकन मिलिट्री मुकम्मल तौर पर मिडिल ईस्ट से चली जाए। दूसरा, आज तक कभी नेगोशिएशन के शरायत में स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ था ही नहीं, पहली बार है। तो ये नेगोशिएशन आसान नहीं रहेगी। तो ईरान क्यों कर रहा है नेगोशिएशन? ईरान के पास दो वजह है। पहली यह है कि ईरान दुनिया वालों को यह बताए कि हम अमेरिका से 40 दिन लड़ने के बावजूद, नहीं हारने के बावजूद, हमें इंसानियत की परवाह है, हम बातचीत पर भरोसा रखते हैं। दूसरी बात वो ये कि ईरान जो है, जिस तरह से मैंने कहा कि अमेरिका नेगोशिएशन नहीं बल्कि सरेंडर करने आ रहा है, उसी तरह से ईरान नेगोशिएशन करने नहीं जा रहा है, बल्कि वो अपने हुकूक का मुतालबा करने जा रहा है। आप कहेंगे दलील क्या है? क्यों कालीबाफ साहब ने 168 बच्चियों का बैग लेके क्यों आए थे, वो तस्वीर लेके क्यों आए थे? वो बताना चाह रहे थे कि हम 168 बच्चियों की रूह लेकर आए हैं, उनका जनाजा लेकर आए हैं, उनकी आत्मा लेकर आए हैं, ताकि हम नेगोशिएशन के नाम पर इन लोगों के हुकूक का मुतालबा कर सकें। तो दो एक अलग अलग आइडियोलॉजी है, अलग अलग सोच है। अमेरिका का नेगोशिएशन का मुतालबा करना ही मेरे नजदीक अमेरिका की सबसे बड़ी हार है, उसकी सुप्रीमेसी का जनाजा निकलता मुझे दिखाई दे रहा है। जी 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 जी, एक अमलेंदु जी,
इस बीच एक खबर ये भी आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप साफ साफ कह रहे हैं कि हमारा डेलीगेशन वहाँ, अभी से थोड़ी देर पहले न्यूयॉर्क टाइम्स से उन्होंने बात करते हुए कहा है कि उसकी रिपोर्ट के हिसाब से, न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्ट के हिसाब से, कि हमारा डेलीगेशन जेडी वेंस, कुशनर और विटकॉफ के साथ पूरा का पूरा डेलीगेशन वहाँ पहुँच रहा है और उसके बाद इन सब ईरान के साथ बातचीत होगी और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं भी वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ, बात करने के लिए तैयार हूँ। जी जी बस छोटी सी बात अगर मैं ऐड कर सकूं बस जरा से, अमलिंदु साहब बहुत ही माजरत, आप मेरे बड़े हैं, मैं इसका भी जवाब देता चलूं कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है फिलहाल ईरान की ताजा हालात को देखते हुए कि हो सकता है कि आज रात का ईरान की डेलीगेशन वेट करेगा और वो ये देखना चाहेंगे ईरानी हुक्मरान कि आज रात की, जबकि अमेरिकी डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंच चुका है, आज रात जमीनी हालात क्या होंगे। ईरान की जो आवाम अभी मगरिब के बाद, अभी जो 1 घंटे बाद ईरान की आवाम जब सड़कों पर उतरेगी, वो क्या बातें करेगी, क्या तासुर होगा, कैसा नारा लगेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद लेट नाइट या सुबह तक ये भाप जाएगी ईरानी हुकूमत कि हमारी आवाम का डायरेक्शन क्या है, तासुर क्या है, उसके बाद ऐलान होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है, बस 30 सेकंड में मैं अपनी बात कंप्लीट करूं, कि ये जो डेलीगेशन पहुंचा है अमेरिका, ईरान जो है जब जाएगा तो वो 10 शर्तों पर बात करने जाएगा, ना कि ये कि 10 शर्तों को मानने के बाद जाएगा। 10 शर्तों पर बात करना अलग है, सवाल कि क्या करवाएगा तो जाएगा। अमेरिका से सिर्फ वो अपना ब्लॉकेड हटवाए, पहली बात है, जो ही अमेरिका अपना ब्लॉकेड हटाएगा और ईरान अपनी आवाम को देखेगा, उसके बाद मुझे लगता है कि खबर आएगी कि जाना है कि नहीं जाना है। जी 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 अमलेंदु जी। देखिए राजीव जी, अब ट्रम्प साहब तो जो बात कह रहे हैं, ये परसों भी कह रहे थे कि मैं खुद चला जाऊंगा और जरूरत होगी तो जाऊंगा, जाके दस्तखत करूंगा, उसके लिए तैयार हैं। वो ये परसों भी कह रहे थे, आज फिर कह रहे हैं वो जाने को तैयार है। भाई अगर आप जाने को तैयार हैं तो फिर जो आपने वायदा किया, जो सीजफायर की शर्तें थी, उसका आपने उल्लंघन क्यों किया। बात तो राजीव जी यही आके टक रही है कि भाई जब जो सीजफायर की शर्तें थी उसका आपने भी उल्लंघन किया और इजराइल ने भी उल्लंघन किया, तो आपके ऊपर ये भरोसा कैसे हो कि आगे जो शर्तें होंगी उस पर आप कायम रहेंगे। तो असली संकट तो यही विश्वास का संकट है। और दूसरा राजीव जी, जो वहाँ के संसद के स्पीकर हैं बागर गलियाब साहब, उनका मैं देख रहा था, उनका कि भाई हमको धमकाया गया वहाँ 4 घंटे में कि पूरी जो खत्म कर दी जाएगी लीडरशिप। तो अगर ऐसे धमकाने की चीजें होंगी कि साहब पूरी लीडरशिप खत्म कर दी जाएगी, तो धमकाने से तो समझौता कोई नहीं होगा। तो ये संकट है। तो अगर धमकाने वाली चीजें होंगी तो धमकाने से तो कोई धमकाने वाला नहीं है, तो कोई क्यों जाएगा बातचीत करने के लिए। तो ये एक संकट है। लेकिन अब जबकि पाकिस्तान बीच में पड़ा है और पाकिस्तान के साथ ईरान के संबंध, राजीव जी आप तब से देखिए, जो ईरान का परमाणु कार्यक्रम है उसमें पाकिस्तान का योगदान कितना ज्यादा है। पाकिस्तान का योगदान ये है कि उनके जो परमाणु कार्यक्रम के जनक हैं अब्दुल कादिर खान, उनको तो बाकायदा पकड़ा गया कि इन्होंने ही ट्रांसफर किया ईरान को सब कुछ। तो इसका मतलब पाकिस्तान के निज़ाम के साथ ईरान का अच्छा खासा तालमेल है। और इसीलिए आसिम मुनीर जब पहुंचे तो उनका बड़ा खैर मकदम वहाँ किया गया और उनको बता दिया गया कि हमारी शर्तें ये हैं। तो पाकिस्तान जो बीच में कर रहा है, तो हालांकि भले ही इस समय वो जो है अमेरिका की प्रॉक्सी के तौर पे काम कर रहा हो, लेकिन उसके अपने भी संबंध एक तरीके से हैं। तो ईरान को पाकिस्तान पे भरोसा है और ट्रंप को पता नहीं भरोसा है कि नहीं, ट्रंप जाने, उनका काम जाने, लेकिन वो आसिम मुनीर की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। तो राजीव जी देखिए, ये तो तय है कि बातचीत के टेबल पे तो आना होगा, कुछ किसी भी मसले का हल बातचीत की टेबल से ही होगा। लेकिन बातचीत की टेबल पर आने के लिए क्या शर्तें हैं और पिछली बातचीत जो थी उसके नतीजे क्या थे और आगे आने वाली बातचीत के नतीजे क्या होंगे, इस पर काफी कुछ निर्भर करता है। तो मुझको लगता है राजीव जी कि ईरान का हो सकता है कि बड़ा प्रतिनिधिमंडल अभी ना जाए, एक छोटा प्रतिनिधिमंडल जाए और पहले जाकर टो ले कि ट्रंप साहब का जो प्रतिनिधिमंडल आया वो क्या शर्तें लेकर आया है और किन शर्तों पे बातचीत करना चाहता है। पिछली जो शर्तें दी गई थी जिन पे बात अटक गई थी, और जैसा कि अब्बास अरागची ने कहा था कि हम बिल्कुल कुछ इंच दूर थे समझौते से, और तब तक जो था वो नेतन्याहू का जे डी वेंस पास फोन पहुंच गया, वो मामला खटाई में पड़ गया और जे डी वेंस लौट। तो आखिर वो क्या शर्तें थी जो तय हो रही थी और आखिरी टाइम पर वो कुछ इंच दूर थे, वो नहीं हो पाई। तो वो जो डेडलॉक था, वो डेडलॉक खत्म हुआ कि नहीं हुआ। जो अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल जा रहा है उस डेडलॉक से कितना आगे बढ़ा है। तो अगर उससे वो आगे बढ़ा है और जो नई शर्तें दी गई हैं तो वो उसमें शामिल है कि नहीं है, और साफ तौर पर कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है उस पर अमेरिका का रुख क्या है,
तो जब तक ये चीजें स्पष्ट नहीं होंगी बड़ा प्रतिनिधिमंडल कोई बातचीत के लिए नहीं जाएगा। पहले मुझे लगता है कोई अगर जाएगा भी तो छोटा प्रतिनिधिमंडल पहले जाकर ये देखेगा कि अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल जो है वो क्या शर्त लेकर आया और पिछला जो डेडलॉक था उससे बात कितनी आगे बढ़ी है राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत कुछ अभी होना बाकी है, इंतज़ार रहेगा कि घटनाक्रम जैसे जैसे आगे बढ़े। ईरान से कौन पहुंचता है, ईरानी डेलीगेशन आज जाता है या नहीं जाता है, कल का इंतज़ार होगा, ये सारी चीज़ें इसका हमें भी इंतज़ार है। अपडेट्स जैसे जैसे आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली अदनान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, सुनील शुक्ला जी, अमलेंदु जी, और साथ में जुड़े थे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और आप तमाम साथियों, आप सबका भी शुक्रिया। और अनिका शर्मा हैं हमारे साथ, बख्तावर हमारे साथ, बख्तावर जी जुड़े हुए हैं, AK जुड़े हुए हैं हमारे साथ, राहुल हमारे साथ बने हुए हैं, उदय प्रसाद सिंह साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ, फ़हीम अंसारी साहब जुड़े हुए हैं, असलम चिश्ती जी गुड नाइट लिख रहे हैं, आपको भी गुड नाइट असलम भाई। और साथ में आप तमाम साथियों, आप सबका भी शुक्रिया। इस चर्चा को, इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। कल शाम 7 बजे मुलाकात होगी, उसके अलावा दिन भर अलग अलग कार्यक्रमों के ज़रिए और पूरी इस एक गंभीर मसले पे जो ईरान का घटनाक्रम है, इस पर हमारी निगाहें टिकी हुई हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान में भी बहुत कुछ चल रहा है, बंगाल का चुनाव, तमिलनाडु का चुनाव, उसके अलावा 3 राज्यों के चुनाव हो चुके हैं, विधानसभा चुनाव, और उसके अलावा भी बहुत कुछ। उन सब पर तमाम खबरें इसी चैनल पे आप लगातार देख सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।